लेट्स बिगिन। क्या डिस्कस कर रहे थे अपन लास्ट सेशन में? आई थिंक लास्ट सेशन में जो अपना डिस्कशन चल रहा था दैट वाज रिगार्डिंग वन स्पेशल कैटेगरी ऑफ मेथड, दैट इज व्हाट वेरार्ग मेथड, राइट? चलिए एक बार लास्ट सेशन में जो भी अपन ने देखा था उसको क्विकली रिकॉल करने की ट्राई करें अगर अपन। चलिए क्या क्या पॉइंट्स थे वेरार्ग के बारे में जो कि अपन ने डिस्कस किए थे लास्ट सेशन में। तो सबसे पहला चीज ये कि वेरार्ग जब से जावा मार्केट में है तब से जावा के साथ नहीं था, एक्चुअल में ये बाद में एड ऑन किया गया है। तो देख लो कौन से वर्जन में, 1.5 वर्जन में इसको एड ऑन किया गया है। अब क्या रिक्वायरमेंट थी? तो बिना वेरार्ग की प्रॉब्लम ये थी कि जब भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट चेंज हो रहे हैं हमेशा अपने को क्या करना पड़ रहा है, नई मेथड लिखनी पड़ रही है। और जब अपन हमेशा नई मेथड लिख रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, लाइन ऑफ कोड बढ़ रही है और रीडेबिलिटी क्या हो रही है, डाउन हो रही है। तो उसको ओवरकम करने के लिए 1.5 वर्जन में किसको लॉन्च किया गया, वेरार्ग। तो वेरार्ग से क्या होगा, एक्चुअली नंबर ऑफ आर्गुमेंट पे किसी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। मतलब अगर कोई वेरार्ग मेथड है तो उसको कितने भी आर्गुमेंट पास करवा के आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। तो इसका मतलब इससे लाइन ऑफ कोड कम होने वाला और क्या बढ़ने वाली है, रीडेबिलिटी बढ़ने वाली, राइट? उसके बाद अपन ने प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखा था कि किस तरीके से आपका वेरार्ग काम करता है ऑल। और फिर लास्ट में जाके अपन ने कुछ और एक्सपर्ट लेवल की खास करके ओरेकल सर्टिफिकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए और टॉपमोस्ट कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ पॉइंट्स अपन ने फिगर आउट किए थे, जहां पे अपन ने ये फिगर आउट किया था कि वेरार्ग आर्गुमेंट और नॉन वेरार्ग आर्गुमेंट को अपन क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन उस केस में अपने को एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा और प्रोटोकॉल ये था कि वेरार्ग आर्गुमेंट जो भी है वो सबसे लास्ट में होना चाहिए, अदरवाइज ऑब्वियसली क्या आएगी, एरर। और रीजन ऑलरेडी अपन ने शेयर किया था, कल अपन ने प्रैक्टिकली देखा था कि उस प्रोटोकॉल को फॉलो करने के पीछे रीजन क्या है। और एक और चीज अपन ने इसी से निकाली थी और वो ये कि एक मेथड में एक टाइम पे कितने वेरार्ग आर्गुमेंट हो सकता है, एक से ज्यादा वेरार्ग आर्गुमेंट नहीं हो सकता, राइट? क्योंकि अगेन सबसे लास्ट में होना चाहिए, तो जो पहले होगा उसकी वजह से क्या आएगी, एरर आएगी, राइट? उसके बाद एक और पॉइंट अपन ने लास्ट में फिगर आउट किया था वो ये कि कभी भी अगर वेरार्ग और नॉर्मल मेथड के बीच में क्लैश होता है तो हमेशा पहली प्रायोरिटी किसके पास जाएगी, नॉर्मल के पास। क्योंकि वेरार्ग को क्यों लॉन्च किया गया था, क्योंकि नॉर्मल के साथ कुछ प्रॉब्लम थी। तो जब तक काम नॉर्मल के साथ हो सकता है पहली प्रायोरिटी नॉर्मल को मिलेगी, और अगर काम नॉर्मल के साथ नहीं हो सकता तो फिर दूसरी प्रायोरिटी के तौर पे कौन आएगा, वेरार्ग आएगा, राइट? तो ये सारे कुछ पॉइंट अपन ने फिगर आउट किए थे कल वेरार्ग के रिगार्डिंग, जहां पे किसी भी लेवल पे आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए तो आपके पास आंसर होगा, राइट, रिगार्डिंग वेरार्ग। ओके, चलिए फिर आज का अपना इंटेंशन क्या है। आज का अपना इंटेंशन है एक और स्पेशल मेथड को अपन कंसीडर करेंगे आज के सेशन में, एंड दैट इज इवन इनफैक्ट अब तक जितने भी जावा के प्रोग्राम अपन ने लिखे हैं, अगर प्रैक्टिकल के नाम पे अपन ने कुछ भी चला के देखा है जावा का प्रोग्राम, तो एक मेथड है जिसको अपन ने हमेशा लिखा है चलाने के लिए, और उस मेथड का नाम क्या है, मेन, राइट? तो बात करेंगे आप अपन आज इसके रिगार्डिंग कि वेदर ऐसा क्यों नेसेसरी है कि हमेशा आपको मेन को लिखना पड़ रहा है ऑल, राइट? तो चलिए डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं अपन मेन मेथड के रिगार्डिंग। सबसे पहला और फॉरमोस्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, जिसके साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूं, पहले अभी अगर आपने देखा हो कि अपन ने जब भी मेन मेथड लिखा है तो उसका सिंटेक्स किस तरीके का होता है, तो ऑब्वियसली हमेशा अपन इस तरीके से लिखते हैं इसको, पहले पब्लिक, उसके बाद ऑब्वियसली आपका स्टैटिक, उसके बाद आपका वॉइड, उसके बाद अपन लिखते हैं मेन, और उसके बाद इस तरीके से अपन कुछ लिख रहे हैं, राइट? अब अपन एक एक पार्ट को समझने की ट्राई करेंगे कि कौन सा पार्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और ऐसा लिखने से क्या कुछ इंडिकेशन अपन दे रहे हैं, या कौन सा पार्ट लिखना नेसेसरी है, इसको हटा सकते हैं। चलिए बात करते हैं अपन। लेकिन सबसे पहला पॉइंट जो जिसके साथ मैं इसको स्टार्ट करूंगा वो ये, देखिए जावा का प्रोग्राम जब भी अपन चलाते हैं दो चीजें होती है। पहला एक होता है, पहले प्रोग्राम को क्या करना पड़ता है, कंपाइल, राइट? और बाद में अगर कंपाइल सक्सेसफुल हो गया तो बाद में आप क्या करोगे, रन, राइट? अगर कोई भी एरर होगी तो कंपाइल करोगे तो आपके लिए क्या आएगी, एरर, और आप उसको क्या नहीं कर पाओगे, रन नहीं कर पाओगे, राइट? और पहले कंपाइल के टाइम पे कोई भी एरर नहीं है तो आप उसको क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो, राइट? तो ऑलरेडी अपन ने ये देखा है जावा में अगर प्रोग्राम को आपको कंपाइल करना है तो कौन आपके लिए प्रोग्राम कंपाइल करता है, जावा कंपाइलर, राइट? जावा का जो कंपाइलर होता है वो आपके प्रोग्राम को कंपाइल करेगा। और जब प्रोग्राम को चलाना होता है तो प्रोग्राम को कौन चलाता है, ऑब्वियसली आपका जेवीएम चलाता है। फुल फॉर्म ऑफ जेवीएम इज जावा वर्चुअल मशीन, लेकिन अभी अपन इसकी बात नहीं कर रहे क्योंकि पूरा एक सेपरेट कंपाइलर और जेवीएम पे अपन चैप्टर डिस्कस करेंगे। इस पे 4-5 दिन अपन डिस्कस करेंगे कि पार्ट अपन खोल के देखेंगे कैसे वेरिएबल स्टोर होता है, क्या होता है, किस तरीके से ये जावा के प्रोग्राम को चलाता है, राइट? सो ऑब्वियसली ये जो जेवीएम चैप्टर है जो बिल्कुल इंटरनली अपन एक एक पार्ट देखेंगे किस तरीके से होता है। ये आपको जब 4-5 साल के एक्सपीरियंस पे जाओगे तो इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं,
लेकिन मैं आपको रिलेट करना बताऊंगा फ्रेशर लेवल पे और कितना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है अगर आप जेवीएम के इंटरनल आर्किटेक्चर के बारे में जानते हो। तो सेपरेट चैप्टर अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे, बट अभी फिलहाल मैं जस्ट आपको इतना इंडिकेशन दे रहा हूँ कि जावा में 2 स्टेप होते, इतना तो अपने को पता चल गया होगा, क्योंकि जितने भी प्रोग्राम अपन ने चलाए हैं हमेशा पहले अपन क्या करते हैं, कंपाइल, और बाद में अपन क्या करते हैं, रन। कंपाइल कौन करता है, जावा का कंपाइलर, और रन कौन करता है, आपका जेवीएम। चलिए ठीक है, अब मैं आपको ये बोल रहा, इसका मतलब जावा के प्रोग्राम को चलाने में 2 पर्सन का रोल होता है। अभी अपन देखें तो एक जावा कंपाइलर और दूसरा कौन सा, जेवीएम, राइट। ओके, नाउ मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जो मेन मेथड है, ये इतना तो अपन समझ गए होंगे कि ये स्पेशल मेथड है। देखिए क्यों ये स्पेशल मेथड है, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ, ये मैं आपको फील करवाना चाह रहा हूँ कि क्यों मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये स्पेशल मेथड है। देखिए चलिए कोई सा भी एग्जांपल जो अपन ने लिखा था अपन उसके पास चलते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे ठीक है, चलो एक वापस से एक मैं प्रोग्राम लिखता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद अपन उसको समझने की ट्राई करते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्लास, क्लास का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो। अभी के लिए चलिए अपन क्लास का नाम देते हैं टेस्ट, फाइन। और यहाँ पे मैं एक मेथड लिख रहा हूँ, मेन मेथड, देखिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फाइन। और ऑब्वियसली अभी ये एक एक पार्ट अपन पता करेंगे कि ऐसा लिखना क्यों है नॉल, बट अभी के लिए ऐसे लिखते हैं मेन मेथड को, इतना अपने को पता है क्योंकि बहुत बार अपन लिख चुके हैं। और एक बात अपन ने और याद कर रखी है, वो है कि जावा में कुछ भी प्रिंट करवाना हो तो अपन किसको यूज करते हैं, system.out.println को। ये 2 चीजें अपन ने याद कर रखी है। एक चीज का आंसर तो आज आपको मिल जाएगा, किसका, मेन मेथड का। इसका भी आंसर अपन फिगर आउट करेंगे कि सिस्टम क्या होता है, आउट क्या होता है, प्रिंटलन क्या होता है, वो लेटर ऑन अपन करेंगे। बट अभी के लिए इसको जब तक अपन डिस्कस नहीं करें, आपको हमेशा ऐसे ही ध्यान रखना है कि जावा में कुछ भी प्रिंट करवाना है तो अपने को उसको लिखने की रिक्वायरमेंट है। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए एक और मेथड में लिखता हूँ। मेन मेथड तो कैसे लिखते हैं वो आपको पता है, अभी डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे, बट नॉर्मल मेथड कैसे लिखते हैं उसका आइडिया आई थिंक आपको है। जैसे सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन, रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप मान लो कुछ भी नहीं करवाना तो आप क्या लिखोगे, वॉइड। बाकी मेथड का नाम लिखना, आपको कुछ भी मेथड का नाम लिख सकते हो जो भी आपको ऑपरेशन करवाना उसके अकॉर्डिंग। लेट्स सपोज कुछ भी नाम देता हूं मैं, इन्फो, कुछ इन्फॉर्मेशन प्रिंट करवाएंगे अपन यहाँ से। अभी आर्ग्यूमेंट लेना या नहीं लेना वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट किस तरीके की है। अभी मैं कुछ भी आर्ग्यूमेंट इसमें पास नहीं करवा रहा हूँ और इसमें ऐसे ही कुछ प्रिंट करवा रहा हूँ। देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, लेट्स सपोज कि मैं मेरा नाम प्रिंट करवा रहा हूँ, या व्हाटएवर कुछ भी आप करवा सकते हो। चलिए ठीक है, और आपको पता है ये मेथड जो अभी बनी हुई है वो किस तरीके की मेथड है, वॉइड टू रिटर्न टाइप है इसका मेथड। जो 2 कैटेगरी की होती है, इंस्टेंस और स्टैटिक, ये किस तरीके की मेथड है, इंस्टेंस, राइट। और स्टैटिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आगे स्टैटिक लगाना पड़ेगा। ऑल्दो अपन ने ये बात अभी डिस्कस नहीं की कि कब इंस्टेंस बनाना चाहिए और कब स्टैटिक, लेकिन अपने को इतना जरूर पता है कि अगर ये मेथड इंस्टेंस है तो अपन कॉल कैसे करेंगे, और अगर स्टैटिक है तो अपन कॉल कैसे करेंगे। चलिए एक बार बताइए, अगर इंस्टेंस है तो कॉल कैसे करोगे, पहले आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और रेफरेंस वेरिएबल पे आप इसको क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, क्योंकि इंस्टेंस हर एक चीज किससे रिलेटेड होती है, ऑब्जेक्ट से, भले वो वेरिएबल हो या मेथड हो, उसको आपको रेफरेंस वेरिएबल पे ही कॉल करना पड़ेगा। अगर ये स्टैटिक होगी तो अपने पास 3 ऑप्शन है, क्या, अपन रेफरेंस वेरिएबल पे भी कर सकते हैं, अपन क्लास के नाम पे भी कर सकते हैं, और अगर सेम क्लास में तो अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जो अपन ने स्टैटिक वेरिएबल में 3 ऑप्शन पढ़े थे, सेम के सेम किस पे एप्लीकेबल है, स्टैटिक मेथड पे भी एप्लीकेबल है। चलिए ठीक है, अभी फिलहाल अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊं, मान लो ये प्रोग्राम है, राइट, अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊं तो देखो आपका आउटपुट क्या प्रिंट होगा। अगर इस प्रोग्राम को अपन चलाने की ट्राई करें तो आपका आउटपुट क्या प्रिंट होने वाला है। अच्छा चलिए एक बार देखते हैं अपन यहाँ पे। देखिए अगर इस प्रोग्राम को आप चलाने की ट्राई करोगे, कहां से प्रोग्राम चलना स्टार्ट होता है, मेन से चलना स्टार्ट होगा तो क्या प्रिंट होने वाला है, हेलो। उसके बाद आपका मेन क्या हो गया, खत्म, तो आपका प्रोग्राम क्या हो गया, खत्म। तो ओनली आउटपुट जो आपको स्क्रीन पे दिखेगा वो क्या दिखेगा, हेलो। तो कोई एरर नहीं है, क्योंकि कहीं भी गलती आप नहीं कर रहे, कहीं भी गलती नहीं कर रहे हो। यहाँ पे रिटर्न टाइप आपने लिखा प्रॉपर, मेथड का नाम आपने लिखा प्रॉपर, तो कोई एरर नहीं आने वाली। और ऑब्वियसली जब कोई एरर नहीं आने वाली, प्रोग्राम चलना स्टार्ट होगा, कहां से, मेन से। और जैसे मेन से चलना स्टार्ट होगा, मेन के अंदर आओगे, क्या प्रिंट होगा, हेलो। और उसके बाद मेन खत्म तो आपका प्रोग्राम खत्म, तो ओनली आउटपुट आपको क्या दिखेगा, हेलो। एक बार चला के देखते हैं वेदर इसका आउटपुट अपने को हेलो दिखता है या नहीं, उसके बाद फिर अपन फर्दर बात करते हैं। तो लेट मी ओपन द टर्मिनल, और ये जो प्रोग्राम अपन ने सेव कर रखा वो डेस्कटॉप पे कर रखा, तो फिर पहले अपन मूव करते हैं डेस्कटॉप की तरफ। पहले क्या करना अपने को, कंपाइल। चलिए कंपाइल करते हैं, प्रोग्राम का नाम क्या अपना, test.java। चलिए कंपाइल करते हैं, कोई भी एरर नहीं होगी तो ये सक्सेसफुल कंपाइल हो जाएगा, बिल्कुल हो चुका है क्योंकि कोई भी एरर है नहीं। चलाने की ट्राई करते हैं जावा, और उसके बाद आपकी क्लास का नाम क्या आपका, टेस्ट। ओके,
तो ऑब्वियसली जो भी अपन ने आउटपुट फिगर आउट किया दैट इज हेलो, और वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, राइट। अब एक बात समझने की ट्राई करें, और वो ये कि देखो अपने पास कितनी मेथड थी, 2। एक कौन सी मेथड है यहाँ पे इस प्रोग्राम में, अगर आप देखोगे आपके पास कितनी मेथड है, 2। एक तो मेन और दूसरा इन्फो, राइट। लेकिन जब अपन ने इस प्रोग्राम को चलाया तो मेन मेथड तो चल गया, तभी इसके अंदर जो हेलो लिखा वो क्या हो गया, प्रिंट हो गया, लेकिन आपका इन्फो मेथड नहीं चला। क्योंकि अगर आपका इन्फो मेथड चलता तो इसके अंदर अपन ने क्या लिख रखा है, सीएसडी, वो भी क्या होता, प्रिंट होता। लेकिन सीएसडी तो कहीं भी क्या नहीं हुआ है, प्रिंट नहीं हुआ है। इसका मतलब आपका इन्फो मेथड तो नहीं चला। इसका मतलब देखो, इन्फो मेथड को अगर आपको चलाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको कॉल करना पड़ेगा। क्योंकि पूरी मेथड अपन 2 दिन से पढ़ रहे हैं, उसमें अपन हमेशा यही बात करते हैं कि मेथड लिखने से मेथड नहीं चलती, मेथड को चलाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। और क्योंकि अपन ने इन्फो मेथड को कॉल नहीं किया है इसलिए मेथड नहीं चली। लेकिन फिर दिमाग में ये भी आना चाहिए कि कॉल तो अपन ने मेन मेथड को भी नहीं किया है, लेकिन मेन मेथड तो चल गई, क्योंकि क्या प्रिंट हो रहा है, हेलो प्रिंट हो रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं मेन मेथड किस तरीके की मेथड होती है, अगर आप बाकी मेथड से कंपेयर करोगे तो ये एक स्पेशल मेथड है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक चल रही है। आपको इसको क्या नहीं करना पड़ रहा है, कॉल नहीं करना पड़ रहा है। जबकि बाकी कोई सी भी मेथड हो इसको छोड़ के तो वो ऑटोमेटिक नहीं चलने वाली, जब तक आप उसको कॉल नहीं करोगे तब तक वो नहीं चलने वाली। जैसे देखो अभी तक आपका इन्फो मेथड नहीं चला, अगर आपको उसको चलाना है तो क्या करना पड़ेगा, कॉल। कैसे करोगे, ऑब्वियसली आपको पता है कि इन्फो मेथड किस तरीके की मेथड है, इंस्टेंस, और इंस्टेंस मेथड को कॉल करना है तो किस पे करोगे, रेफरेंस वेरिएबल पे। तो पहले अपने को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। कौन सी क्लास के अंदर है, अपन टेस्ट क्लास के अंदर, तो अपन टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कैसे, वो आपको ऑब्वियसली पता है। तो यहाँ पे अपन ने बनाया टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप इसको क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। अगर ये स्टैटिक होती तो मैं इसको डायरेक्ट भी कॉल कर सकता हूँ, स्टैटिक नहीं इंस्टेंस है तो किस पे करना पड़ेगा, रेफरेंस वेरिएबल पे। अब अगर आउटपुट देखोगे तो पता है आपका आउटपुट क्या होगा। देखिए अब अगर अपन आउटपुट देखने जाए तो जैसे ये प्रोग्राम चलना स्टार्ट होगा, कहां से चल रहा है, मेन से, और अंदर सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, हेलो। उसके बाद आपका एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, और रेफरेंस वेरिएबल पे आप कौन सी मेथड को कॉल कर रहे हो, इन्फो। कंट्रोल किसके पास जाएगा, इन्फो मेथड के पास। चलते इन्फो मेथड के पास, इन्फो मेथड चलेगी तो क्या प्रिंट होगा, सीएसडी। उसके बाद आपका इन्फो मेथड खत्म, खत्म तो कंट्रोल जहां से आया था वापस वहां पे। इसके बाद कुछ लिख रखा है, नहीं, नहीं तो आपका मेन मेथड खत्म, और मेन मेथड खत्म तो आपका प्रोग्राम खत्म। इस बार अगर आप आउटपुट देखोगे तो आउटपुट में क्या दिखेगा आपको, हेलो एंड सीएसडी। एक बार देखते हैं अपन यहाँ पे, जस्ट ऑब्जर्व हियर। यहाँ पे जैसे आप कंपाइल करने की ट्राई करोगे, ये कंपाइल हो गया, कोई एरर है नहीं। जैसे आप रन करने की ट्राई करोगे आपको दिखेगा हेलो और उसके बाद क्या, सीएसडी। इसका मतलब इस बार दोनों मेथड चली है, क्योंकि मेन मेथड चली है इसकी वजह से क्या प्रिंट हुआ है, हेलो, और इन्फो मेथड चली है इसकी वजह से क्या प्रिंट हुआ है, सीएसडी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्फो मेथड इसलिए चली है क्योंकि लाइन नंबर 7 से एज ए प्रोग्रामर अपन ने इसको क्या किया है, कॉल। लेकिन मेन मेथड को एज ए प्रोग्रामर अपन ने कॉल नहीं किया, लेकिन फिर भी वो चल गई। तो बाकी सारी मेथड को अगर आपको चलानी है, भले वो कोई सी भी मेथड हो, आपको क्या करना पड़ेगा, कॉल। बिना कॉल के कोई मेथड चलने वाली है नहीं। लेकिन मेन मेथड ऐसी मेथड है तो बिना कॉल के ऑटोमेटिक चल जाएगी। इसीलिए अपन मेन मेथड को क्या बोल रहे हैं, स्पेशल मेथड। सो मेन इज ए स्पेशल मेथड इन जावा, इट विल बी ऑटोमेटिकली कॉल्ड। अब कौन कॉल करेगा इसको, इसका आंसर मैं आपको देता हूं, क्योंकि अपन ने तो की नहीं है, इतना तो सामने दिख रहा है। एज ए प्रोग्रामर मैंने तो कॉल नहीं की मेन को, एज ए प्रोग्रामर मैंने जरूर कॉल किया किसको, इन्फो को, मैंने तो नहीं किया मेन को। इसका मतलब मेन ऑटोमेटिक कॉल हो रहा है। अब ऑटोमेटिक कौन करेगा, तो जावा में 2 लोग हैं, एक तो है जावा का कंपाइलर और दूसरा कौन, जेवीएम। अब सवाल ये है दोनों में से मेन मेथड को कॉल कौन करेगा, जिसके लिए मेन मेथड क्या हो, स्पेशल। तो अब दोनों में से किसके लिए मेन मेथड स्पेशल है, तो फिर ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मेन मेथड होता है वो स्पेशल मेथड होता है किसके लिए, आपके जेवीएम के लिए, राइट। तो मेन मेथड जैसे जावा का प्रोग्राम चलेगा, आपका जेवीएम ऑटोमेटिक इसको कॉल करेगा, मेन मेथड को। आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और बाकी मेथड को आपको करने की रिक्वायरमेंट है। तो पहला पॉइंट, मेन मेथड किसके लिए स्पेशल होता है, जेवीएम के लिए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मेन मेथड कंपाइलर के लिए स्पेशल नहीं होता। कंपाइलर के लिए जैसे बाकी मेथड, वैसे ही कौन सा, मेन मेथड। जेवीएम के लिए बाकी मेथड और मेन मेथड में डिफरेंस, बाकी मेथड को आप कॉल करोगे, मेन मेथड को जेवीएम ऑटोमेटिक क्या करेगा, खुद कॉल करेगा। कंपाइलर के लिए सारा सेम है। जैसे मैं आपको बताता हूं ऑब्जेक्ट हियर, देखिए जैसे सपोज करो कि ये एक प्रोग्राम है,
ये अपना जावा का प्रोग्राम है, राइट। मान लो इसके अंदर मैं मेन मेथड को नहीं लिख रहा, एक बार के लिए मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूं, मैंने एक भी मेथड नहीं लिखे इसके अंदर, राइट। देखो प्रोग्राम को कंपाइल करने की ट्राई करते हैं और फिर प्रोग्राम को अपन क्या करेंगे, रन करेंगे। देखो प्रोग्राम को कंपाइल करने की ट्राई करते हैं, जैसे आप कंपाइल करोगे कंपाइलर को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो खाली क्या देखता है, कोई एरर तो नहीं, एरर कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने क्या कर रखा है, प्रॉपर क्लास लिख रखी है। क्लास का नाम जब आपने लिखा तो वैलिड आइडेंटिफायर के रूल्स सेटिस्फाई कर रखे, कर्ली ब्रैकेट ओपन है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं कंपाइलर को, दैट इज फाइन, राइट। लेकिन जैसे ही आप इसको रन करने की ट्राई करोगे, मैंने बोला जेवीएम के लिए कौन सी मेथड स्पेशल होती है, मेन। तो जैसे रन होगा जेवीएम किसको चलाने को देखेगा, मेन को। लेकिन फिर जेवीएम को पता चलेगा कि मेन तो है ही नहीं, और है ही नहीं तो इसका मतलब ये चलाए किसको, इसका मतलब किसको प्रॉब्लम है, जेवीएम को। तो इस बार देखो अपन ने जितनी एरर देखी है ना, वो कौन देता था, कंपाइलर। लेकिन इस बार पहली बार किसको प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, जेवीएम को, और इस बार ये एरर कौन देगा आपको, जेवीएम। देखो ये बोल रहा है, ये बोल रहा है आपको जो इसको नहीं मिला, ये बोल रहा है मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास टेस्ट, भाई मेरे को मेन मेथड नहीं मिला, मैं चलाने की ट्राई कर रहा हूं लेकिन मिला नहीं। तो ये आपको ऑप्शन भी दे रहा है, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड। आप मेन मेथड को डिफाइन करिए, कैसे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और जो भी अपन ये सिंटैक्स है ये पूरा आपको बता रहा है कि इस तरीके से आप मेन मेथड को डिफाइन करिए तो मैं चला सकता हूं, राइट। तो देखो मेन मेथड नहीं होने की वजह से किसको प्रॉब्लम हुई, जेवीएम को, क्योंकि ये किसके लिए स्पेशल है, जेवीएम के लिए, क्योंकि जब भी जावा का प्रोग्राम चलना स्टार्ट होगा जेवीएम किसको चलाने को देखेगा, मेन को। नहीं हुई तो फिर क्या देगा, एरर, फाइन। और इवन ये भी बता रहा है कि मेरे को कैसी चाहिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ऐसी ही चाहिए मेरे को, और मत देना। तो ये खुद से ऑप्शन दे रहा है कि इसी तरीके से मेरे को देना। जैसे एक और एग्जांपल बताता हूं, थोड़ा और बेटर वे से रिलेट कर पाओगे आप। जैसे सपोज करो यहाँ पे ये आपका मेन मेथड है, एक बार के लिए ये इन्फो भूल जाते हैं अपन, ये आपका मेन मेथड है, फाइन। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सपोज कि मैंने एक काम किया, स्टैटिक हटा दिया, बिल्कुल हटा सकते हैं, क्योंकि जावा में कितने तरीके की मेथड होती है, दो, एक स्टैटिक और एक इंस्टेंस। अगर स्टैटिक नहीं लग रखा तो कौन सी मेथड है, इंस्टेंस। तो जब कंपाइलर चलाएगा, कंपाइलर देखेगा बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंस्टेंस मेथड भी तो हो ही सकती है। मेथड मेन है तो मैं क्या करूं, मेरे लिए तो सारी मेथड क्या है, सेम है। तो ऑब्वियसली कंपाइलर क्या करेगा, सही से कंपाइल करेगा, कोई भी आपको क्या नहीं देने वाला, एरर नहीं देने वाला। देखो चला के देखते, क्योंकि कंपाइलर के लिए सारी मेथड सेम है। जैसे ये दूसरी मेथड को ट्रीट करेगा, वैसे ये किसको ट्रीट करेगा, मेन को। कोई भी अलग से प्रोटोकॉल नहीं है। देखो कंपाइल करो, कोई भी एरर नहीं, एब्सोल्युटली फाइन। जैसे ही आप रन करने की ट्राई करोगे तो जेवीएम को क्या चाहिए, मेन मेथड। और इसने अपने को बोला था कि कैसी मेन मेथड चाहिए, मेरे को मेन मेथड चाहिए जो कि कैसी हो, स्टैटिक। लेकिन अपन ने क्या किया, स्टैटिक हटा दिया, तो इसको प्रॉब्लम है। जैसे ये चलाने को आएगा ये अपने को एरर देगा, ये बोल रहा है मेन मेथड इज नॉट स्टैटिक, मेरे को तो कैसे चाहिए, स्टैटिक चाहिए। तो देखो इसके लिए मेन मेथड कितने स्पेशल है, इसको चाहिए और जैसा ये बोल रहा है उसी फॉर्मेट में चाहिए। अब ऐसा क्यों, स्टैटिक हटाने से क्या दिक्कत हुई होगी, वो बात अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो खाली मैं आपको सबसे पहला और फॉरमोस्ट पॉइंट ये समझा रहा हूं कि मेन मेथड किसके लिए स्पेशल होती है, जेवीएम के लिए। तो कुछ भी आप इधर उधर करने की ट्राई करोगे, आपको कौन एरर देगा, आपका जेवीएम एरर देगा, राइट। एक बात और मैं आपको बताता हूं, ऑल्दो ये आगे चल के बहुत ही डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे, कम से कम 7-10 दिन अपन इस पे लगाएंगे। लेकिन अभी मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, देखिए कहीं पर भी मैं एरर बोलूं तो आपको ऐसा ही समझने की रिक्वायरमेंट है कि वो कौन दे रहा है, कंपाइलर। क्योंकि जब जेवीएम एरर देगा ना, तो मैं टेक्निकली इसको एरर नहीं बोलूंगा, मैं टेक्निकली इसको बोलूंगा एक्सेप्शन, राइट। और ये एक सेपरेट चैप्टर अपन आगे चल के पढ़ेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो 7 से 10 दिन अपन डिस्कस करेंगे, एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, तो वहां पे मैं ये बताऊंगा। बट अभी आप ये ध्यान रखना, अगर मैं फ्लो में ये बोलूं एरर, इसका मतलब वो कौन देगा, कंपाइलर। अगर मैं फ्लो में ऐसा बोलूं एक्सेप्शन, इसका मतलब वो कौन दे रहा है, जेवीएम। तो अगर मेन मेथड के साथ कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो क्या आने वाला है, एक्सेप्शन। तो फिर आपको ये नहीं बोलने वाला कि जेवीएम देगा, एक्सेप्शन बोलते ही ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है कि कौन देने वाला है, जेवीएम देने वाला है, राइट। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, देखो आप मेरे को बताना इस बार क्या हुआ। तो इतना समझ में आ गया ना कि मेन मेथड कंपाइलर के लिए कैसी है, नॉर्मल, और जेवीएम के लिए क्या है, स्पेशल। चलिए फिर इस बात पे मेरे को ये बताना, अगर मैं मान लो वॉइड हटा दूं, ठीक है, इस बार क्या होगा, कंपाइलर एरर देगा या फिर जेवीएम एरर देगा, मतलब एक्सेप्शन आने वाला या फिर कंपाइलर भी एरर देगा। ये मैंने आपको अभी एक लाइन बोली है, कंपाइलर के लिए जैसे बाकी मेथड वैसे मेन मेथड। तो जब बाकी मेथड पढ़ी है तो मेथड के सिंटैक्स में अपन ने सबसे पहले क्या बोला था, हर एक मेथड के पास जावा में क्या होगा, रिटर्न टाइप। अगर कुछ रिटर्न कर रहा है तो उस तरीके का टाइप आपको लिखना पड़ेगा,
कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, वॉइड। लेकिन कंपलसरी हर एक मेथड के पास क्या होगा, रिटर्न टाइप। जावा में ऐसी मेथड हो ही नहीं सकती जिसके पास क्या नहीं हो, रिटर्न टाइप नहीं हो। जैसे इसका रिटर्न टाइप नहीं है तो जेवीएम देखिए कंपाइलर बोलेगा ये तो कोई मेथड ही नहीं है, क्योंकि हर एक मेथड के पास क्या होना चाहिए, रिटर्न टाइप। तो कौन एरर देगा, कंपाइलर। क्योंकि ये नॉर्मल मेथड होती तो भी कौन एरर देता, कंपाइलर, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, रिटर्न टाइप नहीं है। तो जैसे नॉर्मल मेथड को ट्रीट करता है वैसे ही कंपाइलर किसको ट्रीट करेगा, मेन मेथड को। तो जैसे देखो यहाँ पे अगर आप चलाने की ट्राई करोगे ना, तो जैसे आप कंपाइल करोगे आपका कंपाइलर बोलेगा इनवैलिड मेथड डिक्लेरेशन, रिटर्न टाइप नहीं है इसके पास। फाइन, क्योंकि हर एक मेथड के पास क्या होना चाहिए, रिटर्न टाइप। फाइन, अगर मान लो इसके पास रिटर्न टाइप है, क्या नहीं है, स्टैटिक नहीं है, तो कंपाइलर एरर नहीं देगा, क्योंकि ऐसा तो कोई फिक्स नहीं है ना। ऐसा तो अपन ने मेथड में नहीं पढ़ा कि हर एक मेथड जावा में कैसी होनी चाहिए, स्टैटिक, ऐसा तो नहीं है। तो कंपाइलर बोलेगा बिल्कुल इंस्टेंस भी हो सकती है। अब ये स्टैटिक किसको चाहिए, जेवीएम को, तो वो क्या देने वाला है, एरर, कि जो मेन मेथड है वो मेरे को क्या चाहिए, स्टैटिक। तो जो सारे मेथड में जो प्रोटोकॉल लगते हैं वो प्रोटोकॉल तो मेन मेथड में भी कौन चेक करेगा, कंपाइलर। लेकिन जो स्पेशल प्रोटोकॉल है मेन मेथड के, कि भाई ये पब्लिक होनी चाहिए, ये स्टैटिक होनी चाहिए, राइट, या फिर ये हमेशा आपको लिखनी ही है, ये जो भी स्पेशल प्रोटोकॉल है वो कौन चेक करेगा, जेवीएम, क्योंकि मेन मेथड किसके लिए स्पेशल है, जेवीएम के लिए। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। फाइन, उसके बाद चलिए अब अपन थोड़ा इस पे डीप डाइव करेंगे कि भाई ऐसा क्या है इसमें कि इसको हमेशा पब्लिक स्टैटिक ही चाहिए, वॉइड क्या मतलब है, मेन का क्या मतलब है, थोड़ा अपन इसको डिटेल में डिस्कस करने का सोचते हैं, राइट। तो ये यहाँ तक का पोर्शन क्लियर है। एक बार वापस से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए सिंटेक्स क्या है। सिंटेक्स इस तरीके का है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। फाइन, ओके, यहाँ पे उसके बाद ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अभी ये क्या है, बात करेंगे अपन इसके रिगार्डिंग। पहले एक बार सबको एक बार पढ़ना सीखते हैं अपन, उसके बाद फिर अपन डिटेल में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले जब भी आप कोई मेथड देखते हैं, सबसे पहले आपको क्या देखना है, उसका रिटर्न टाइप, क्योंकि जावा में ऐसी कोई मेथड हो ही नहीं सकती जिसके पास क्या नहीं हो, रिटर्न टाइप नहीं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे रिटर्न टाइप। इस मेथड का रिटर्न टाइप कहां पे, ये रहा, वॉइड मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, तो ये इसको बोलते हैं रिटर्न टाइप। देखिए रिटर्न टाइप के जस्ट बाद में क्या होगा, मेथड का नाम। ऑलरेडी मेथड लिखना अपन देख चुके हैं, तो रिटर्न टाइप के जस्ट बाद में जो होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, मेथड का नाम, ठीक है। और रिटर्न टाइप के पहले जितनी भी चीजें हैं, जैसे कितनी चीजें, दो, एक क्या है पब्लिक, एक क्या है स्टैटिक। रिटर्न टाइप से पहले जितनी भी चीजें हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं मॉडिफायर्स। तो यहाँ पे दो मॉडिफायर है। अब क्या मतलब होता है मॉडिफायर्स का बाद में देखेंगे, पूरा एक सेपरेट चैप्टर अपन पढ़ेंगे, डिक्लेरेशन एंड एक्सेस मॉडिफायर, जिसमें अपन बात करेंगे जावा में टोटल 12 मॉडिफायर्स होते हैं। उन 12 में से दो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, पब्लिक एंड स्टैटिक, राइट। अभी यही क्यों दिख रहे हैं यहाँ पे, और बाकी और कौन से मॉडिफायर होते हैं विल डिस्कस लेटर। लेकिन रिटर्न टाइप के आगे जो भी लिखा होता है वो मॉडिफायर, रिटर्न टाइप के जस्ट बाद में क्या आता है, मेथड का नाम। और ये क्या है, आर्गुमेंट, बट ये मेन मेथड के आर्गुमेंट है, इसीलिए इसको बोलते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट। अब जस्ट आज अपना टॉपिक मेन मेथड है, कल अपना टॉपिक यही रहने वाला, क्या, कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। फाइन, तो बात करेंगे क्या मतलब होता है कमांड लाइन आर्गुमेंट्स का, क्यों चाहिए ये, बट फिलहाल सबको पढ़ने का तरीका मैं बता रहा हूँ। रिटर्न टाइप के आगे जितना भी चीजें लिखेंगे वो क्या है, मॉडिफायर। खाली मैं मेन मेथड की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई सी भी जावा में मेथड लिखी हुई हो उसका सबसे पहले आपको क्या देखना है, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप के आगे जो भी है वो मॉडिफायर, रिटर्न टाइप के जस्ट पीछे मेथड का नाम, और मेथड के नाम के जस्ट पीछे आर्गुमेंट्स, राइट, ओके। सो ये स्ट्रक्चर है पढ़ने का। अब एक एक करके अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो मेरा जो टारगेट है वो अपन ये समझने की ट्राई करते हैं कि देखिए जब बहुत अच्छे लेवल के इंटरव्यू को रिप्रेजेंट करो, आप टॉप मोस्ट इंटरव्यू को, तो जस्ट खाली आपको ये देखने के लिए कि वेदर आपका समझने की स्किल अच्छी है या फिर खाली आपने चीजों को याद कर रखा है, सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। और देखो मैं आपको ये बोल रहा हूँ, किसी से भी इवन जिसको एक्सपीरियंस है 5-10 साल का, उससे आप पूछोगे मेन मेथड क्या है जावा में, तो खाली एक ही वर्ड का आंसर निकलता है, और वो ये कि जावा के प्रोग्राम को चलाने के लिए अपने को क्या चाहिए, मेन मेथड। या थोड़ा बहुत कोई अच्छा अंडरस्टैंडिंग वाला होगा तो मेन मेथड जेवीएम के लिए स्पेशल होती है, राइट। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ, पूरा अगर आपका इंटरव्यू चले तो पूरा मेन मेथड पे चल सकता है, लगभग 1.5-2 घंटे का इंटरव्यू आपका पूरा मेन मेथड पे चल सकता है, इतना ज्यादा पावरफुल है। और इस पे क्वेश्चन आप क्यों एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है अभी से लेके लास्ट दिन तक जब तक अपन जावा में रहेंगे, अपने को कुछ भी प्रोग्राम चलाना है तो अपन किसको लिखेंगे, मेन को।
तो फिर ये कितना इंपॉर्टेंट है वो आप समझ सकते हो, तो इस पर कितने क्वेश्चन जनरेट हो सकते हो वो आप समझ सकते हो। तो जो अपन आज डिस्कस करने वाले हैं उसके बाद आप किसी लेवल पे रिप्रेजेंट करोगे तो एक सिंगल क्वेश्चन होगा नहीं कि जिसका आंसर आपके पास नहीं हो, और पूरा समझने के बाद मैं आपको बताऊंगा आपको किस तरीके से आंसर करने की रिक्वायरमेंट है। अगर सामने वाले ने मेन मेथड पे क्वेश्चन स्टार्ट कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि पूरा आपका इंटरव्यू वो मेन मेथड से बाहर ले जाएगा, पूरा का पूरा इंटरव्यू आप मेन मेथड पे चलने दे सकते हो। कैसे आंसर करना है वो थोड़ी देर में अपन देखेंगे, बट सबसे पहला, और अगर टॉप मोस्ट कंपनी के इंटरव्यू को रिप्रेजेंट करो तो कहां पे आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, वो ये है इस बार जो मेथड का नाम है वो क्या है, मेन। वो सिंपल सा क्वेश्चन है वो ये, क्या मैं मेथड का नाम चेंज कर सकता हूं, मतलब जो मेथड का नाम है वो क्या है, मेन। क्या मैं मेन की जगह मेरा खुद का नाम लिख सकता हूं, राइट, कैन आई डू दिस, मतलब मैं मेन हटा के अगर मैं मेरा नाम लिखूं तब भी क्या जेवीएम इसको स्पेशल ही मानेगा क्या, राइट। तो चलिए इसका आंसर देने का तरीका देखते हैं अपन, और किस तरीके से आपको आंसर देना जिससे सामने वाले को लगे कि प्रैक्टिकली आपको पता है कि आप कितने साउंड हो, एक एक चीज इंटरनली क्या हो रही है वो आपको पता है। चलिए इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं जिससे थोड़ा आपको समझने में इजीनेस होगा, राइट। लेट्स सपोज एक काम करते हैं अपन, मान लो कि नॉर्मल ऐसा आप सबके साथ हुआ होगा, इसीलिए मैं इसी एग्जांपल के साथ जाता हूँ कि सपोज मान लो आपके घर में कोई गेस्ट आने वाला है, राइट। सपोज कोई दूर का गेस्ट है, मतलब मान लो आपके डैड का कोई फ्रेंड है, राइट, जो कि आने वाला है, जो आज तक आपके घर पे नहीं आया, पहली बार आने वाला है ना, आज तक आप उससे मिले हो कभी, राइट, लेकिन ऑब्वियसली वो आपके डैड का फ्रेंड है, मान लो वो आने वाला। सपोज करो कि आपके डैड के पास कॉल आता है कि मैं कल आपकी सिटी में आने वाला हूँ, तो ऑब्वियसली मैं स्टे करूंगा आपके घर पे या व्हाटएवर काइंड ऑफ थिंग, उसको 1-2 दिन का जो भी काम होगा। तो उसने बोला कि चलिए मैं एयरपोर्ट तक तो आ जाऊंगा, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं पता कि आपके घर का एड्रेस क्या है, सपोज फॉर एग्जांपल, राइट। तो मैं घर तक कैसे आऊंगा, तो ऑब्वियसली अभी भी आजकल अभी भी फिर भी अपन इंडिया में रहते तो आउट ऑफ कट से अपन इसको ऐसा नहीं कहते कि लोकेशन भेज दूंगा आ जाना, अगर वो पहली बार आ रहा है। ऑब्वियसली भले वो लोकेशन से आ सकता है, तो फिर भी अपन चाहेंगे कि रिसीव करने जाए ताकि थोड़ा अच्छा फील हो सामने वाले को। तो सपोज आपके डैड ने बोला कि ठीक है मैं कल रिसीव करने के लिए आ जाऊंगा, कोई इशू नहीं है, फ्लाइट का जो भी टाइम है उस टाइम पे मैं रिसीव करने आ जाऊंगा, ठीक है, ये अब बात हो गई। अब सपोज कल जब उसको लेने जाने का टाइम था, जब भी इसकी फ्लाइट के आने का टाइम था, आपके डैड को मान लो कोई अर्जेंट काम आ गया, राइट। तो ऑब्वियसली मान लो अब आप फ्री थे, आपके पास कुछ काम था नहीं, तो आपको बोला गया कि चलिए तुम्हें एक काम करना है कि तुम्हें जाना है एयरपोर्ट तक, और जो भी मेरा फ्रेंड है उसको घर तक लेके आना है। तो ऑब्वियसली अगर आपको बोला गया कि किसी ऐसे पर्सन को लेके आना है जिसको आज तक आपने देखा ही नहीं, तो फिर आपका पहला क्वेश्चन क्या होगा, चलिए मैं चला तो जाऊंगा लेकिन मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगा कि किसको लेके आना है, राइट। तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आपके डैड ने उस फ्रेंड को फोन किया और उसको बोला भाई मेरे को कुछ अर्जेंट काम आ गया, मैं मेरे सन को भेज रहा हूँ आपको पिक करने के लिए, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि वो आपको आइडेंटिफाई कैसे करेगा, तो कुछ आप बता दीजिए जिससे वो आइडेंटिफाई कर पाए। तो मान लो सपोज करो कि उस पर्सन ने बोला कि एक्चुअली मैंने लेट्स सपोज कि व्हाइट कलर का शर्ट पहन रखा है, राइट, और ब्लैक कलर की जींस होगी, और कुछ भी मान लो लेट्स से ब्लू कलर की कैप है मेरे पास, राइट, और इसी जगह पे टर्मिनल 2 पे या टर्मिनल 1 पे मैं आपका वेट कर रहा होगा या व्हाटएवर काइंड ऑफ थिंग, राइट, इस टर्मिनल पे मेरी फ्लाइट आने वाली है या इस जगह पे मैं खड़ा हूँ, राइट। तो सपोज ये आपके डैड ने आपको बताया कि भाई जो भी तेरे को वहां पे दिखे जिसने व्हाइट शर्ट पहन रखा है, ब्लैक जींस पहन रखे, ब्लू कलर की कैप हो और इस लोकेशन के आसपास खड़ा हो, उसको पकड़ के ले आना, राइट। तो सपोज मान लो ये आपके साथ बात हुई। सपोज आप गए, मान लो लेट्स से आप एयरपोर्ट पे गए, आप गए वहां पे, ऑब्वियसली एयरपोर्ट पे बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारी पब्लिक होगी, लेकिन आपकी आंखें जो है वो पिन पॉइंटेड किस पर्सन की तरफ देख रही होगी, ऐसा कोई पर्सन मेरे को दिख जाए जिसने व्हाइट कलर का शर्ट पहन रखा हो, ब्लैक कलर की जींस और ब्लू कलर की कैप हो, राइट। बिल्कुल इतने सारे लोग दिख रहे हैं लेकिन फिर भी आप ढूंढ खाली इस स्पेसिफिक पर्सन को रहे हो। मान लो सपोज मीनवाइल आप ढूंढ रहे हो और आपका कोई फ्रेंड वहां पे आ जाता है, राइट, मान लो आपका फ्रेंड मिल गया, उसने बोला अरे तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तो आपने बोला कि एक कोई डैड का फ्रेंड आ रहा है जिसको मेरे को पिक करना है, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ जिसने व्हाइट कलर का शर्ट पहन रखा, ब्लैक कलर की जींस और ब्लू कलर का कैप पहन रखा है, राइट। मान लो आपके फ्रेंड ने पूछा अरे तो ऐसे ही पर्सन को क्यों ढूंढ रहा है जिसने ये सर्टेन क्राइटेरिया हो, तो आपने बोला कि मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा बोला गया कि वो पर्सन ने ऐसा ऐसा कुछ पहन रखा है, इसीलिए मैं उसी पर्सन को ढूंढ रहा हूँ, राइट। अब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये स्टोरी समझाने के पीछे रीजन क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इसी तरीके के पर्सन को क्यों ढूंढ रहे हो, आपके पास क्या आंसर होगा, क्योंकि आपको ऐसा बोला गया, किसने, जो भी आपका ओनर है, राइट, मान लो आपके डैड आपके ओनर है, तो आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि भाई इस तरीके के पर्सन को रिसीव करना है, तो आप कल इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हो कि भाई इस तरीके का पर्सन मिलेगा, लेके जाना है, राइट। अब सवाल ये है, इसको टेक्निकली रिलेट करते हैं जिसके पास अपने को जाना है। क्वेश्चन ये है कि जेवीएम जो है वो हमेशा मेन मेथड को ही क्यों ढूंढता है, तो इसके पीछे क्या रीजन होगा, आप हमेशा इसी तरीके के पर्सन को क्यों ढूंढ रहे हो, क्योंकि आपके ओनर ने आपको इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं,
जब भी जेवीएम आता हमेशा मेन नाम की मेथड को ही क्यों ढूंढता है? क्योंकि जेवीएम को उसके ओनर ने क्या दे रखे हैं? इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि भाई जब भी तू चले या जब भी तू जावा का प्रोग्राम चलाए तेरे को किसको ढूंढना है? मेन नाम की मेथड को ढूंढना है। इसलिए जब भी जेवीएम जावा के प्रोग्राम को चलाता है हमेशा किस नाम की मेथड को ढूंढता है? मेन नाम की मेथड को ढूंढता है, राइट? तो दैट इज द सीन। तो ऑब्वियसली जेवीएम का ओनर कौन है? जिसके अंडर में जावा है। लाइक स्टार्टिंग में जावा किसके अंडर में थी? सन माइक्रोसिस्टम कंपनी। अभी किसने टेक ओवर कर लिया? ओरेकल। तो ऑब्वियसली ओरेकल वालों ने जैसे ही जावा डेवलप किया, जेवीएम को डेवलप किया, तब इसको, क्योंकि जेवीएम क्या है? एक सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को क्या चाहिए? इंस्ट्रक्शन। उसको क्या इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि जैसे ही तू चलाए तेरे को सबसे पहले किसको ढूंढना है? मेन को। नहीं मिले तो तू एरर दे देना, और अगर मेन मिले तो चलाने लग जाना। तो ऑब्वियसली जेवीएम हमेशा मेन नाम की मेथड को क्यों ढूंढता है? क्योंकि उसको इंस्ट्रक्शन इस तरीके से मिल रखे हैं। ये सिंपल सा आंसर ये है। किसने दे रखा इंस्ट्रक्शन? तो जिसने उसको डेवलप किया है। किसने डेवलप किया? तो जो भी उसकी कंपनी है, राइट? अब सेकंड क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये है, जो क्वेश्चन जिससे अपन ने स्टार्ट किया था कि क्या अपन इस मेन का नाम चेंज कर सकते हैं, या फिर क्या मेन मेथड का नाम चेंज हो सकता है या नहीं, राइट? तो जस्ट टू ऑब्जर्व हियर, मान लो सपोज आप इस पर्सन को ढूंढ रहे थे, राइट? और मीनवाइल आपके डैड का आपके पास फोन आता है कि अरे एक्चुअल में उसने गलत बता दिया था, उससे बोलने में कुछ गलती हो गई थी। एक्चुअली व्हाइट कलर की जींस और ब्लैक कलर का क्या है? शर्ट। तो उल्टा बता दिया था एक्चुअली, राइट? तो अब आप क्या करोगे? ऑब्वियसली आप किसको ढूंढने लगोगे? जिसका ब्लैक कलर का शर्ट और व्हाइट कलर की जींस है। तो पहले आप किसी और को ढूंढ रहे थे, अब आप किसी और को ढूंढ रहे हो। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके इंस्ट्रक्शन क्या हो गए? चेंज हो गए। पहले आपको इंस्ट्रक्शन मिले हुए थे कि भाई इस तरीके के पर्सन को ढूंढना है, अब आपको इंस्ट्रक्शन मिल गए कि इस तरीके को ढूंढना है। तो क्या मेन का नाम चेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर जेवीएम के क्या हो जाए? इंस्ट्रक्शन चेंज हो जाए। अगर जेवीएम में ये इंस्ट्रक्शन डाले जाए कि मेन नहीं ढूंढना है, मेन की जगह कौन सा मेथड ढूंढना जब भी तू चलाए? तो सीएसडी। तो कल से जेवीएम किसको ढूंढने लगेगा? सीएसडी नाम की मेथड को, राइट? अब सवाल ये है, क्या ये काम अपन कर सकते हैं कि जेवीएम को ये बोले कि भाई मेन नहीं ढूंढना है, सीएसडी ढूंढना है? तो इसका आंसर भी अपन यहीं से ढूंढने की ट्राई करते हैं। मान लो जो आपका फ्रेंड आपको मिला था, अगर आपका फ्रेंड आपको बोले कि भाई एक काम करना, रेड कलर की शर्ट जिसने पहन रखी है उसको लेके जाना, क्या आप उसकी बात मानोगे? नहीं, क्योंकि वो आपका ओनर नहीं है। एक्चुअली वो आपको क्या नहीं दे सकता? इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता। वो आपके इंस्ट्रक्शन क्या नहीं कर सकता? चेंज नहीं कर सकता, राइट? लेकिन अगर आपके डैड आपको फोन करके बोले तो आप मानोगे? बिल्कुल मानोगे, क्योंकि उन्हीं के इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो कर रहे थे। तो उन्होंने अगर इंस्ट्रक्शन चेंज कर दिए तो आप नए वाले इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे। द सिंपल थिंग, अगर आप बोलोगे जेवीएम से कि भाई मेन मत ढूंढ, सीएसडी ढूंढ, वो नहीं मानेगा, क्योंकि आप जेवीएम के ओनर नहीं हो। लेकिन अगर ओरेकल कंपनी कल को कस्टमाइज करे इसको, तो ऑब्वियसली वो ये कर सकती है कि अगली बार से जब भी जेवीएम चलेगा वो किसको ढूंढने लगेगा? सीएसडी को। मैं जस्ट आपको ये बताना चाह रहा हूं कि देखिए जैसे सी में प्रोग्राम चलता है, आपको अगर सी लैंग्वेज का आइडिया है, क्या होता है? कौन सा फंक्शन होता है? मेन फंक्शन। वहां पर भी फंक्शन का नाम क्या होता है? मेन। सी प्लस प्लस में आपने की होगी प्रोग्रामिंग, तो वहां भी नाम क्या होता है? मेन। आप जावा पढ़ रहे हो, यहाँ पर भी नाम क्या होता है? मेन। तो फीलिंग ऐसे आती है कि ये नाम फिक्स है, ये नाम क्या नहीं हो सकता? चेंज नहीं हो सकता। बट एक्चुअली हो सकता है अगर इसको चेंज करना चाहे। कौन कर सकता है? जो उसका ओनर है। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि जेवीएम हमेशा मेन मेथड को ही क्यों ढूंढता है, तो आपका आंसर क्या होगा? क्योंकि जेवीएम एक सॉफ्टवेयर है और उसको इस तरीके के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि तेरे को किस नाम की मेथड को ढूंढना है? मेन। इसीलिए वो मेन नाम के मेथड को ढूंढेगा। दूसरा, अगर मैं ये पूछूं क्या मेन का नाम चेंज हो सकता है? बहुत सिंपल है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए जेवीएम के इंस्ट्रक्शन को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। और जेवीएम के इंस्ट्रक्शन को कौन चेंज कर सकता है? उसका ओनर, राइट? तो दैट्स द सीन। बजाय कि आप ऐसा आंसर दो कि क्या आपसे मान लो इंटरव्यू पूछा गया क्या मेन का नाम चेंज हो सकता है, आप बोलोगे नहीं हो सकता, नो। अब पता है ये जो आंसर है ना, ये है कि इससे दो इंडिकेशन आप सामने वाले को दे रहे हो। पहला तो ये कि आपसे पहले जितने लोगों के इंटरव्यू हुए होंगे सबने भी यही आंसर दिया होगा कि नहीं कर सकते, क्योंकि पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक जितने भी प्रोग्राम उन्होंने बनाए होंगे हर बार उन्होंने नाम क्या रखा होगा? मेन। तो उनको यही फीलिंग आई होगी कि नाम चेंज तो नहीं कर सकते, तो सबका आंसर नो होगा। तो फिर आपने कुछ डिफरेंस क्रिएट किया नहीं। दूसरा ये कि जब आपको ऐसा लगा कि नाम चेंज नहीं कर सकते, ये पॉइंट आपने कहीं पढ़ा होगा कि भाई मेन का नाम चेंज नहीं कर सकते, तो क्या आपको वो क्यूरियोसिटी हुई कि क्यों नहीं कर सकते? क्या आपने इसको ढूंढने की ट्राई की या नहीं? राइट? तो ये इंडिकेशन आप दोगे कि आपने ढूंढने की ट्राई नहीं की, इसीलिए खाली आपने क्या बोला? नो। लेकिन अगर आप आंसर अपना इस तरीके से करते हो, क्या मेन का नाम चेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए अपने को जेवीएम को क्या करना पड़ेगा? कस्टमाइज। इंस्ट्रक्शन चेंज करने को बोलते हैं कस्टमाइज करना, तो क्या करना पड़ेगा? कस्टमाइज।
तो अब इसका मतलब आप सामने वालों को ये इंडिकेशन दे रहे हो कि अच्छा आपको ये पता है कि मेन किसके लिए स्पेशल है, जेवीएम के लिए, और जेवीएम को इंस्ट्रक्शन मिला हुआ कि मेन ढूंढना है, और वो इंस्ट्रक्शन चेंज भी हो सकते हैं इन फ्यूचर। हो सकता है जावा कल को नया वर्जन निकाले और आपको ये बोले कि मेन की जगह मेथड का नाम क्या है, सीएसटी है। दैट कैन पॉसिबल, आराम से हो सकता है, अगर वो क्या चेंज कर दे, इंस्ट्रक्शन चेंज कर दे। तो अब सवाल ये है कि दूसरा क्वेश्चन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि चलिए सर अगर नाम चेंज हो सकता है, अगर अपन क्या करें जेवीएम को कस्टमाइज करें तो नाम चेंज हो सकता है, तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि सी अगर मैंने पढ़ी है तो सी में भी नाम क्या होता है, मेन। सी प्लस प्लस में भी नाम क्या होता है, मेन। जावा में भी नाम क्या होता है, मेन। ऐसा क्यों सब मेन नाम क्यों रखते जा रहे हैं जब ये चेंज कर सकते हैं? तो सिंपल, मैंने आपको बोला कि इंडस्ट्री में जो सबसे ज्यादा चीज मैटर करती है वो है रीडेबिलिटी। जब भी मैंने आपको भी बोला है कि जब भी आप मेथड का नाम रखे, आप इस तरीके का नाम रखें कि वो क्या होना चाहिए, रीडेबल, ताकि कोई भी देखे तो उसको पढ़ के समझ में आ जाए कि इस मेथड का पर्पज क्या है। जैसे कल अपन काम कर रहे थे, अपने को क्या करवाना था, सम करवाना था, तो मैंने मेथड का नाम क्या रखा, ऐड। कोई भी पर्सन देखेगा तो ऐड मेथड क्या करेगा, तो वो बोल देगा क्या करेगा, सम करेगा। इसका नाम मेन इसलिए रख रखा ताकि कोई भी पर्सन पढ़े तो उसको समझ में आ जाए ये वो मेथड है, ये वो मेन मेथड है जहां से प्रोग्राम का फ्लो क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो दिस इज द रीडेबल नेम। इसके अलावा कोई और इंटेंशन है नहीं मेन रखने के पीछे। एडमिन मतलब ये मेन सेंट्रल पार्ट है जहां से कुछ चीज हो रही है, इसलिए रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए नाम क्या रख रखा है, मेन। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, इनफैक्ट जावा के पास जितनी भी मेथड है सबका नाम आपको ऐसा दिखेगा जो कि क्या हो, रीडेबल। और आपको अगर इंडस्ट्री एस्पेक्ट के हिसाब से कोड करना है तो फिर आपको भी ध्यान रखना है कि जब भी अपनी मेथड का नाम लिखे वो क्या होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए। ये प्रोटोकॉल आपको फॉलो करने की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए यहां तक तो अपने पास आंसर है कि मेन क्यों होता है एक्चुअली, और ऑब्वियसली क्या अपन इसको चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते या व्हाटएवर, राइट। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अपन यहां से, और आगे बढ़ के अपने को नेक्स्ट पार्ट क्या फिगर आउट करने की रिक्वायरमेंट है। अब सवाल ये है कि ये मेन मेथड का आपको सिंटेक्स दिख रहा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड स्ट्रिंग एरे आरजीएस, राइट। अभी आपने थोड़ा बहुत तो नोटिस कर लिया होगा कि ये जो सिंटेक्स है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। मैंने जैसे स्टैटिक हटा के चलाने की ट्राई की थी, जीवीएम अपने को क्या दे रहा था, एरर, कि नहीं मेरे को तो कैसी चाहिए, स्टैटिक ही चाहिए, राइट। तो अब ये सवाल है कि ये मेन मेथड का सिंटेक्स है, ये ऑब्वियसली बहुत स्ट्रिक्ट है। इतना तो अपने को समझ में आ गया कि अपन कुछ भी ऊपर नीचे करने की ट्राई करेंगे तो जेवीएम अपने को क्या देगा, एरर देगा। अपन नहीं कर सकते क्योंकि वो उसके लिए क्या है, स्पेशल मेथड है। बट अब क्वेश्चन अगर वो टॉप मोस्ट कंपनी के इंटरव्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपसे ये पूछा जाएगा, अगेन ये देखने के लिए कि आप में कितनी क्यूरियोसिटी है चीजों को लेकर, राइट। क्योंकि पहले दिन से लास्ट दिन तक जितने भी प्रोग्राम आपने चलाए होंगे सब में मेल लिखा, क्या आपने कभी ऐसा करने की ट्राई की कि इसको थोड़ा चेंज करने की ट्राई करते देखते क्या होता है, क्या ये क्यूरियोसिटी आपके अंदर थी या नहीं? या फिर जो भी आपको बताया गया पहले दिन कि भाई प्रोग्राम चलाना है तो मेन तो चाहिए ही सही, तो इसको रट लो, इसको हमेशा इस तरीके से लिखने की रिक्वायरमेंट है, और आपने लास्ट दिन तक वही फॉलो किया, कभी ये जानने की ट्राई नहीं की कि एक्चुअल में उल्टा सीधा करेंगे तो क्या होगा, राइट। तो ऑब्वियसली बहुत सारा इंडिकेशन आप देते हो क्योंकि 100 प्रोग्राम आपने टाइप किए होंगे तो 100 के 100 में मेन लिखी है, लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं हुई चीजों को लेके तो फिर ऑब्वियसली आप गलत इंडिकेशन दे रहे हो। तो यहां से मैं क्वेश्चन क्या पूछ सकता हूँ, मैं आपसे एक और क्वेश्चन टॉप लेवल के इंटरव्यू में ये पुट अप कर सकता हूँ, और खासकर ये जो पॉइंट अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आप ऑरेकल सर्टिफिकेशन के लिए भी ध्यान में रखें। एक आधा क्वेश्चन 101% मेन मेथड से बनता है, और वो क्वेश्चन अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसी एरिया से बनेगा। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, क्या इस सिंटेक्स में अपन कुछ चेंज कर सकते हैं या कुछ भी नहीं कर सकते? क्या ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि एक सिंगल चेंज भी अपन नहीं कर सकते, या फिर अपन कुछ चेंज कर सकते हैं इसमें? अगर क्वेश्चन ये है, राइट, तो फिर इसका आंसर क्या होगा वो अपन जानने की ट्राई करते हैं। देखिए, क्या उसमें कुछ चेंज कर सकते या नहीं कर सकते वो अपन बात करते हैं। जैसे वापस इसी एग्जांपल से अपन रिलेट करने की ट्राई करते हैं। इस वाले एग्जांपल में लेट्स सपोज कि मान लो आपको बोला गया है क्या कि व्हाइट कलर का शर्ट जिसने पहन रखा है, ब्लैक कलर की जींस जिसने पहन रखी है और ब्लू कलर की कैप जिसने लगा रखी है, उस पर्सन को लेके आना है। मान लो आपके डैड ने आपसे ये बोला, आप वहां पे गए एयरपोर्ट पे, इसी पर्सन को ढूंढ रहे हो। सपोज करो कि आपको एक पर्सन दिख गया जिसने व्हाइट कलर की शर्ट पहन रखी है, ब्लैक कलर की जींस पहन रखी है और ब्लू कलर की कैप भी है उसके पास। बट खाली बात इतनी सी थी कि ब्लू कलर की कैप उसके ऑब्वियसली सर पे नहीं लगी हुई थी, उसके हाथ में थी, राइट। मान लो उसने निकाल के हाथ में रख रखी होगी, राइट। तो क्या करोगे आप? क्या उस पर्सन के पास जाओगे, उससे पूछोगे कि भाई तुम ही वो पर्सन हो जिसको मेरे डैड ढूंढ रहे हैं, या व्हाटएवर काइंड ऑफ थिंग? या फिर आप ये काम करोगे कि एक बार अपने डैड को फोन करोगे और बोलोगे कि मेरे को मिल तो गया, लेकिन एक दिक्कत क्या, कि जो भी कैब की बात कर रहे थे ना आप,
वो एक्चुअल में सर पे नहीं, उसने हाथ में ले रखी है, तो क्या रिस्पॉन्स आएगा सामने से? बोलेंगे कि हाँ बहुत बड़ी गलती हो गई, कुछ ना कुछ। तो जो इस तरीके से क्वेश्चन आप कर रहे हो ऑब्वियसली, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप ये क्वेश्चन नहीं करने वाले, क्योंकि इतना नॉर्मल अंडरस्टूड है कि दैट इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली जो पर्सन अपन ढूंढ रहे हैं वो अपने को मिल गया। तो ऑल्दो जो आपको ये मेन मेथड का सिंटेक्स दिख रहा है दैट इज वेरी स्ट्रिक्ट, लेकिन फिर भी आप कुछ चेंजेस है जो उसमें कर सकते हो। तो फिर अपन ये देखने के ट्राई करते हैं कि एग्जैक्टली वो कौन से चेंजेस है जो अपन मेन मेथड के सिंटेक्स में कर सकते हैं। चलिए एक नई टैब पे चलते हैं और वहां पे एक बार वापस से मैं सिंटेक्स लिखता हूं और अपन यहाँ पे टैली करने के ट्राई करते हैं कि वो कौन से चेंजेस है जो अपन कर सकते हैं। जैसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड देन दिस थिंग, राइट? ओके, चलिए यहाँ पे एक चीज जो अपन फिगर आउट करने के ट्राई करते हैं वो ये, ऑब्वियसली आपको पता है ये क्या है, रिटर्न टाइप। और रिटर्न टाइप के आगे जो भी लिखा जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मॉडिफायर्स। ठीक है, अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताने वाला हूं कि पब्लिक का मतलब क्या होता है और स्टैटिक का मतलब क्या होता है। अभी थोड़ी देर में इसी सेशन में अपन ये देखने वाले हैं। बट अभी मैं आपको एक चीज बता दूं, क्या पूरे जावा में जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे डिक्लेरेशन एंड एक्सेस मॉडिफायर, टोटल 12 मॉडिफायर्स के बारे में बात करेंगे। एंड हर एक मॉडिफायर का काम खाली क्या होता है, जावा को कुछ ना कुछ क्या देना, इंडिकेशन देना। मॉडिफायर का काम क्या होता है, इंडिकेशन देना कि पब्लिक है तो ऐसा करना है, स्टैटिक है तो ऐसा करना है, राइट? तो ऑब्वियसली क्या देने के काम आते हैं, इंडिकेशन। तो ध्यान देने वाली बात ये है, अगर मैं इसको पब्लिक स्टैटिक नहीं लिख के पहले स्टैटिक लिखूं बाद में पब्लिक लिखूं, पब्लिक स्टैटिक नहीं लिख के पहले स्टैटिक लिखूं बाद में पब्लिक लिखूं, क्या मतलब होगा? मान लो एक बार के लिए कि ये पब्लिक ये इंडिकेशन देता है कि मान लो कोई XYZ इंडिकेशन देता है और स्टैटिक क्या इंडिकेशन देता है, कोई ABC इंडिकेशन देता है। तो इस पूरे लाइन में कितने इंडिकेशन मिल रखे हैं, 2, XYZ एंड ABC। अगर आपने ऐसा लिखा पहले स्टैटिक बाद में पब्लिक, तो स्टैटिक कौन सा इंडिकेशन दे रहा है, जैसे वो ABC, और पब्लिक कौन सा दे रहा है, XYZ। तो इस पूरे लाइन में भी कितने इंडिकेशन मिलेंगे, 2 ही मिलेंगे। कौन से, ABC एंड XYZ। तो क्या ऊपर वाले और नीचे वाले में कोई डिफरेंस जनरेट होगा, नहीं। तो पहली चीज ये है कि मॉडिफायर हमेशा क्या देने का काम करते हैं, इंडिकेशन। इसलिए मॉडिफायर का क्या मैटर नहीं करता, ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप किसी को भी पहले लिखो किसी को भी बाद में लिखो, अल्टीमेटली उनका काम इंडिकेशन देना है, वो काम हो जाएगा, राइट? तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, देखिए मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि यहाँ पे अपन आते हैं इसके पास, और ये तो जैसा अपन ने अभी तक रिलेट करता है, अभी इसको चलाओगे तो आउटपुट क्या आएगा, हेलो। कोई डाउट है नहीं इसमें, प्रॉपर सिंटेक्स वाली अपन ने क्या लिख रखी है, मेन मेथड, राइट? तो एक बार चलाने की ट्राई करते हैं और आउटपुट अपने को हेलो दिखेगा, इसमें कोई डाउट है नहीं। लेट मी क्लियर द कंसोल, और यहाँ पे आते हैं अपन और इसको एक बार चलाते हैं अपन। तो जैसे ही आप यहाँ पे देखिए, कंपाइलर को तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम है नहीं और JVM को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसका स्पेशल मेथड उसके पास है, क्या प्रिंट होगा, हेलो। ओके, एक काम करते हैं, ये जो मॉडिफायर आपको दिख रहे हैं इनका ऑर्डर बदल के देखते हैं। पब्लिक स्टैटिक की जगह अपन लिख के देखते हैं स्टैटिक पब्लिक, फाइन। देखते वेदर JVM को कुछ प्रॉब्लम होती है या नहीं, राइट? तो जस्ट ऑब्जर्व, लेट्स से कंपाइलर को तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए कोई स्पेशल मेथड है नहीं, और JVM को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी क्या प्रिंट हो रहा है, हेलो। तो मॉडिफायर का ऑर्डर आप क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। ये पहला चेंज है जो आप मेन मेथड पे कर सकते हो, और वो इसलिए क्योंकि मॉडिफायर का ओनली काम क्या होता है, इंडिकेशन देना। तो किसी को भी पहले लिखो किसी को भी बाद में लिखो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, राइट? सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड के पास चलते हैं अपन। सेकंड क्या चेंज आप यहाँ पे कर सकते हो, पहला चेंज हो गया, सेकंड चेंज क्या कर सकते हो, देखिए पहले पूरा रिलेट करिए, उसके बाद अपन एक साथ लिखेंगे इसको। तो अभी आप पूरी तरीके से इधर ही कंसंट्रेट करिए, लिखने की रिक्वायरमेंट है नहीं, जस्ट ऑब्जर्व हियर। यहाँ पे मान लो ये आपका मेन मेथड है। अब देखते हैं और क्या चेंज कर सकते हैं, ये तो अपन कर सकते हैं इंटरचेंज। दूसरा जो चेंज आप करने की रिक्वायरमेंट है, देखिए अभी जो कल अपन ने मेथड लिखे थे, ये जो मेथड के पैरेंथेसिस में लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। जैसे कल अपन ने ऐड मेथड लिखे थे, एक बार ऐड मेथड जो 2 नंबर का सम करना है, कैसे लिखा था, रिटर्न टाइप वॉइड, मेथड का नाम क्या, ऐड, और अपन ने लिखा था इंट x, इंट y, और अंदर अपन क्या प्रिंट करवा रहे थे, x प्लस y। ऐसे ही अपन ने किया था, यस। ये जो x और y है वो क्या है, वेरिएबल। x और y क्या है, वेरिएबल। तो क्या ऐसा फिक्स था कि इसका नाम x से रखना है, इसका नाम y रखना है, नहीं, वेरिएबल है, मैं कुछ भी नाम ले सकता हूं। लेकिन आपको बस ध्यान क्या रखना है, जो आइडेंटिफायर के 6 रूल है वो सेटिस्फाई होने चाहिए, क्योंकि किसी भी का नाम जावा में क्या होता है, आइडेंटिफायर, वेदर वो वेरिएबल हो मेथड हो, तो ऑब्वियसली आपको वो 6 रूल आपको क्या करने पड़ेंगे, सेटिस्फाई। देखिए ये स्ट्रिंग और आगे कुछ लग रहा है, ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है एरे, लेकिन अपन सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे एरे, जहां पे अपन बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अभी के लिए क्या मतलब है छोड़ो वो। ऑब्वियसली ये वाला क्या है, वेरिएबल, क्योंकि पहले अपन क्या लिखते हैं, डेटा टाइप, और उसके आगे जो लिखते हैं वो क्या होता है, वेरिएबल।
तो ये आपका डेटा टाइप है और इसके आगे जो लिखा हुआ है ARGS वो क्या है, वेरिएबल। तो क्या ये नाम ARGS फिक्स है क्या? नहीं, क्योंकि ये वेरिएबल है, नाम में कुछ भी क्या दे सकता हूं, दे सकता हूं अपना। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि वो आइडेंटिफायर के 6 रूल क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई। तो देखो यहाँ पे आते हैं, क्योंकि मेरे को ये पता चल गया, मैंने इतना इसमें ऑब्जर्व कर लिया कि ये क्या है, वेरिएबल। क्योंकि आर्गुमेंट में जो डेटा टाइप के बाद में लिखते हैं वो क्या होता है, वेरिएबल। तो फिर जैसे मेरा नाम देता है, देखते हैं आपके जेवीएम को कोई इश्यू होता है नहीं। तो एक बार कंपाइल करते, कंपाइलर को तो वैसे भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जब जेवीएम को चलाओगे उसको भी कोई इश्यू नहीं है। अभी भी क्या प्रिंट कर रहा है ये, हेलो। क्योंकि अपन इस पूरी लाइन में देख के ये फिगर आउट कर पाए कि ये वेरिएबल है, इसीलिए अपन ये फिगर आउट कर पाए कि उसको आराम से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्योंकि अगर अपन ने पहले दिन के सेशन से रिलेट किया, जहां पे अपन ने बोला था किसी का भी नाम क्या होता है, आइडेंटिफायर, और किसी का भी नाम देते टाइम खाली अपने को वो 6 रूल ध्यान रखना और कुछ भी नहीं। तो फिर मैंने ध्यान रखे और मैंने आराम से क्या कर दिया, चेंज कर दिया। कितना चेंज हो गए, 2। ऑब्वियसली जो ये ARGS है उसकी जगह आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। अब देखो एरे जब अपन पढ़ेंगे, मैंने बोला आपको आगे चल के अपन एरे डिस्कस करेंगे। जब एरे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा एरे का मतलब क्या होता है। जैसे स्ट्रिंग एरे है, इसका मतलब ये स्ट्रिंग एरे, इसका मतलब क्या है, स्ट्रिंग तरीके के मल्टीपल आर्ग्यूमेंट, स्ट्रिंग तरीके के मल्टीपल आर्ग्यूमेंट। अगर मान लो इंट एरे होता, इसका मतलब क्या है, इंट तरीके के मल्टीपल आर्ग्यूमेंट, राइट। तो जब एरे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मान लो ऐसे आपने लिखा है इंट एरे एक्स, तो भले आप ऐसे लिखो, ये जो ब्रैकेट आप बना रहे हो ये इंडिकेशन देता है किसका, एरे का। अगर मैं इस ब्रैकेट को हटा दूं तो ये सिंपल इंट है, और अगर इसके आगे ब्रैकेट लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा, एरे। अब एरे क्या होता है वो अपना टॉपिक अभी है नहीं डिस्कशन का, अपन बाद में डिस्कस करेंगे एरे को बहुत डिटेल में, लेकिन अभी जैसे आगे ब्रैकेट लगाओ क्या बन जाएगा, एरे। तो जब एरे पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा कि जब एरे लिखते हैं तो या तो इस ब्रैकेट को डेटा टाइप के साथ लिख सकते हो, या फिर आप इस ब्रैकेट को वेरिएबल के साथ भी लिख सकते हो, या फिर आप इस ब्रैकेट को वेरिएबल के पीछे भी लिख सकते हो। तीनों केस में इंडिकेशन वही है कि क्या है, एरे। क्योंकि ब्रैकेट देख के खाली पता चल रहा है, ब्रैकेट को इधर लिखो, वेरिएबल के साथ लिखो, वेरिएबल के पीछे लिखो, उससे कोई फर्क पड़ता है नहीं। क्यों फर्क नहीं पड़ता वो हम बात करेंगे एरे में, लेकिन अभी मैं आपको ये एरे का प्रॉपर्टी बता रहा हूं एक्चुअली। तो इसका मतलब अपने को ये भी पता चल रहा है कि यहाँ पे ये क्या है, एरे। तो देखो भले इसके साथ लिखो या वेरिएबल के साथ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लिखे चला के देखे, अगेन वैसे भी कंपाइलर को तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आप चलाओगे तो जेवीएम को भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। इवन मैं इनफैक्ट इसको पीछे लिखता हूँ, फाइन, एंड यू विल सी, क्योंकि ये एरे के सिंटैक्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल फाइन है, कोई दिक्कत है नहीं। आप चलाओ और अभी भी आपको आपको देखेगा हेलो, राइट। तो तीसरा जो चेंज आप मेन मेथड पे कर सकते हो वो ये, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग के साथ आपने लिखा है वो क्या है, एरे है, तो एरे के अकॉर्डिंग आप उसको कैसे भी लिख सकते हो। खाली इंडिकेशन क्या रहना चाहिए कि क्या है, एरे है। तो भले एक जो स्क्वायर ब्रैकेट आपको दिख रहा है उसको आप डेटा टाइप के साथ रखोगे तब भी एरे है, डेटा टाइप के आगे वेरिएबल के आगे पीछे रखोगे तब भी क्या है, एरे है। सेम ही बात होने वाली है। तो ये तीसरा चेंज है। चलिए एक और चेंज अपन फिगर आउट करने के ट्राई करते हैं, वो ये देखिए, जब एरे पढ़ेंगे तो मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, इंट एरे का मतलब क्या है। ये इंट तरीके के मल्टीपल चीजों को क्या कर पाएगा, होल्ड कर पाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रिंग एरे का मतलब स्ट्रिंग तरीके की मल्टीपल चीज आ सकती है, राइट। एक कल अपन ने एक और चीज पढ़ी थी जो भी यही बोलता था, क्या, वैराग। वैराग का मतलब क्या है, उस तरीके की मल्टीपल चीजें आ सकती है। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग एरे का मतलब क्या है, स्ट्रिंग तरीके के कितने भी आर्ग्यूमेंट आ सकते हैं। अगर मेरे को ये करना है तो ये काम तो मैं किससे कर सकता हूं, मैं ये काम वैराग से भी कर सकता हूं। कैसे लिखते हैं वैराग बताओ, 1 2 3। क्या मतलब इसका, स्ट्रिंग तरीके के कितने भी आर्ग्यूमेंट ये ले सकता है। एरे भी यही कर रहा था और वैराग भी ऐसा ही इंडिकेशन दे रहा है। एक बार चला के देखते क्या आपके जेवीएम को इससे कुछ प्रॉब्लम होती है या नहीं। बिल्कुल नहीं होने वाली, क्योंकि उसका काम जो वो कर रहा था वो काम ये भी करके देगा। अभी भी क्या आउटपुट प्रिंट हो रहा है, हेलो। ठीक है, रिलेट करिए, पहले अपन ने वैराग क्यों पढ़ा, बाद में मेन क्यों पढ़ा, क्योंकि मैं इस पॉइंट पे आना चाह रहा था, अदरवाइज फिर आप ये नहीं समझ पाते। तो हर एक चीज को फील करिए कि हर एक चीज लिखने के पीछे इंटेंशन क्या है। जैसे मेरे को ये फील हुआ कि एरे लिखने के पीछे इंटेंशन ये है, इसको मल्टीपल आर्ग्यूमेंट चाहिए, तो मेरे को ये फील हुआ कि ऐसा काम तो अपने को वैराग भी करके दे सकता है। तो वैराग करोगे तब भी कोई दिक्कत है नहीं, राइट। तो ये कितना, फोर्थ, चौथा चेंज है जो अपन मेन मेथड पे कर सकते हैं। चलिए एक और चेंज की बात करते हैं, एक लास्ट चेंज जिसकी बात करते हैं अपन। ये अभी आपको कम समझ में आएगा, द रीजन इज क्योंकि ये जब अपन बात करेंगे एक टॉपिक की, डिक्लेरेशन एंड एक्सेस मॉडिफायर, उसमें अपन बात करेंगे टोटल जावा में कितने मॉडिफायर होते हैं, 12 मॉडिफायर्स।
12 में से 2 के नाम तो आपको पता चल गए होंगे, अभी काम भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, पब्लिक और स्टैटिक। स्टैटिक का तो काम भी आपको पता है, राइट, कि स्टैटिक मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली किससे रिलेटेड है, क्लास से, कैसे कॉल कर सकते हैं स्टैटिक वेरिएबल पे, अपन ने सारी बातें डिस्कस की है, तो ऑलरेडी आपको चीज पता है। देखिए दो मॉडिफायर तो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, टोटल कितने हैं 12, उसमें से मैं 3 मॉडिफायर के नाम और लेना चाहता हूँ यहाँ पे। वो 3 मॉडिफायर कौन से हैं, वो 3 मॉडिफायर के नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक है आपका फाइनल, एक है आपका सिंक्रोनाइज्ड, और एक है आपका स्ट्रिक्ट एप्टी। There are 3 more modifiers, final, synchronized and step happy। 2 तो ये है, 3 ये, कितने हो गए 5, बाकी अभी भी कितने बच गए 7 मॉडिफायर। लेकिन ऑब्वियसली जब बात करेंगे अपन मॉडिफायर में, तब एक एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, वहां पे आप ज्यादा अच्छे से फील कर पाओगे। अभी तो खाली मैं आपको पॉइंट पर्पस के लिए इतना सा बता रहा हूं कि ये जो 3 मॉडिफायर है, इनको आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेन मेथड पे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, राइट। अब क्या रिक्वायरमेंट होगी तो अप्लाई करना है, ये जब अपन फाइनल सिंक्रोनाइज्ड पढ़ेंगे तो आप समझ पाओगे। अभी तो इन 3 मॉडिफायर को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप मेन मेथड पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ऑब्जर्व हियर, मान लो मैंने ऐसा लिखा, और आपको ये पता है मॉडिफायर हमेशा किससे आगे आएंगे, रिटर्न टाइप से आगे, राइट। तो रिटर्न टाइप के पहले आप कैसे भी लिखिए, और आपको ये भी पता है कि मॉडिफायर का ऑर्डर क्या नहीं करता, मैटर नहीं करता, किसी को भी पहले लिखो किसी को बाद में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ऑब्वियसली मैंने जैसे यहाँ पे लिखा फाइनल सिंक्रोनाइज्ड, अभी इनका काम क्या है इस पे आप फोकस नहीं करें, क्योंकि अभी अपन वो डिस्कस कर भी नहीं रहे। देखिए यहाँ पे टोटल कितने मॉडिफायर मैंने लगाए, 5। पब्लिक और स्टैटिक तो पहले से थे ही से, 3 और मॉडिफायर को मैंने लगा दिया। देखते हैं अभी भी आपके जेवीएम को कुछ इससे प्रॉब्लम हुई या नहीं। तो कंपाइलर को तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इवन आप चलाओगे जेवीएम को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी क्या प्रिंट हो रहा है, मेन मेथड प्रॉपर चल रहा है, और हेलो जो भी इसके अंदर प्रिंट करवा रहे हैं वो प्रिंट हो रहा है। इवन ऐसा नहीं कि तीनों को एक साथ यूज करना है, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट वैसे, जैसे मेरी रिक्वायरमेंट फाइनल और स्ट्रिक्ट एप्टी की है, मैंने दोनों को यूज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो अब भी सही है। तो मतलब 3 और मॉडिफायर है जिनको एज पर योर रिक्वायरमेंट आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। जो ऐसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, इनको अप्लाई कर सकते हो। कब अप्लाई करना है कब नहीं करना है ये आपको पता चलेगा जब अपन इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि अपन अभी कर नहीं रहे। बट टोटल कितने चेंजेस हो गए, 5। चलिए बाकी के लिए मेरे साथ वापस से रिकॉल करिए, 5 चेंज कौन कौन से थे। पहला चेंज, जो आपको मॉडिफायर दिख रहे हैं पब्लिक और स्टैटिक, उनका आप ऑर्डर क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो, क्योंकि मॉडिफायर खाली इंडिकेशन देने का काम करते हैं, इसीलिए उनके ऑर्डर क्या नहीं करता, मैटर नहीं करता। दूसरा, जो आपको ये एआरडीएस दिख रहा है, ये क्या है, वेरिएबल, तो इसको आप वैलिड आइडेंटिफायर के अकॉर्डिंग कोई सा भी नाम दे सकते हो। तीसरा, ये जो स्ट्रिंग के साथ स्क्वायर ब्रैकेट लिख रखा है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, एरे को, तो एरे की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जैसे स्क्वायर ब्रैकेट को वेरिएबल के आगे पीछे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। चौथा, एरे का मतलब होता है मल्टीपल आर्गुमेंट्स इसको लेने हैं, तो ये काम अपने लिए कौन करके दे सकता है, वैराग भी करके दे सकता है। तो एरे की जगह अपन किसको यूज कर सकते हैं, वैराग को भी यूज कर सकते हैं। पांचवा, टोटल 12 मॉडिफायर्स होते हैं, उनमें से 3 और मॉडिफायर फाइनल, सिंक्रोनाइज्ड एंड स्ट्रिक्ट एप्टी, एज पर अवर रिक्वायरमेंट अपन मेन मेथड पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, राइट। कब करना है वो बात की बात है। तो टोटल कितने चेंज हो गए, 5, दैट्स ऑल। अगर इन 5 के अलावा कुछ भी आपने इधर उधर करने की ट्राई की, तो फिर जेवीएम के लिए वो स्पेशल बचेगी नहीं, और नहीं बचेगी तो उसको मिलेगी नहीं, और नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली वो क्या देने वाला है, एरर या एक्सेप्शन। ऑब्वियसली जेवीएम जब एरर देगा तो उसको क्या बोलोगे, एक्सेप्शन। चलिए जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे ये फाइनल सिंक्रोनाइज्ड स्टेप आपको लगाना है तो तीनों लगाओ, एक की जरूरत है तो एक लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, फाइन। लेकिन मतलब मैंने अगर हटाना तो तीनों हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये नहीं हटा सकते आप स्टैटिक और पब्लिक, क्योंकि 5 चेंज में ऐसा कहीं भी मैंने नहीं बोला कि स्टैटिक आप हटा सकते हो, क्योंकि अगर आप हटाने की ट्राई करोगे तो ये वैलिड चेंज नहीं है, और ऑब्वियसली आपका जेवीएम आपको क्या देने वाला है, एक्सेप्शन। इस बार चलाओ, कंपाइलर को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए तो मेन मेथड नॉर्मल ही है, जैसे ही आप एग्जीक्यूट करोगे आपका जेवीएम आपको क्या देने वाला है, एरर, एक्सेप्शन देने वाला है, राइट। तो दैट इज द सिंपल। टोटल ओवरऑल कितने चेंज कर सकते हो आप, 5 के अलावा कुछ भी चेंज करने जाओगे तो ऑब्वियसली क्या आने वाली है, एरर। चलिए ऑब्वियसली क्या आने वाला, एक्सेप्शन। चलिए इस बात पे एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, जो कि एग्जैक्टली ओरेकल सर्टिफिकेशन का क्वेश्चन है। आप देखना आप कितने पॉइंट्स फिगर आउट कर पाते हो उसके, राइट। अभी तक जितने भी अपन ने देखा उसके अकॉर्डिंग ही आप पता कर पाओगे। ये एक क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, पहले एक बार गो थ्रू करिए, और उसके बाद नीचे 2 क्वेश्चन, पहले ये 6 कॉम्बिनेशन है, नीचे मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए रेज कर रखे हैं। पहला क्वेश्चन है, जितने भी स्टेटमेंट अपन ने ऊपर लिख रखे हैं, इनमें से कितने स्टेटमेंट
कंपाइलर एरर देगा, और नीचे वाला है कितने स्टेटमेंट में आपका जेवीएम आपको क्या देने वाला है, एरर देने वाला। तो पहले आप 6 स्टेटमेंट को देखिए और उसके बाद आप डिसाइड करिए। तो अगर 6 स्टेटमेंट को आप अच्छे से देख पा रहे हो, पांचों चेंज आप अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओगे। चलिए चलिए फर्स्ट वन, देखिए कंपाइलर तो खाली सिंटैक्स चेक करने वाला है, बाकी मेन मेथड उसके लिए स्पेशल है। सिंटैक्स का मतलब हर एक मेथड के पास क्या होना चाहिए, रिटर्न टाइप, मेथड का नाम कैसे होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। हर एक इसके पास रिटर्न टाइप है, मेथड का नाम प्रॉपर है, इस कंपाइलर को आगे कोई मतलब नहीं। इवन देखो मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, इसके पास रिटर्न टाइप है, मेथड का नाम प्रॉपर है, बाकी सब कुछ प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न टाइप मेथड का नाम, रिटर्न टाइप मेथड का नाम, रिटर्न टाइप मेथड का नाम प्रॉपर है। प्रॉपर मतलब मेन होना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो जेवीएम की बात है। कंपाइलर को खाली चाहिए मेथड का नाम प्रॉपर, मतलब आइडेंटिफायर के 6 रूल सेटिस्फाई हो रहे हैं, दैट इज फाइन। ओके दैट इज फाइन। देखिए पूरे जो 6 कॉम्बिनेशन आपको दिख रहे हैं ना, एक भी कॉम्बिनेशन में आपका कंपाइलर क्या नहीं देने वाला, एरर नहीं देने वाला। तो जो पहला क्वेश्चन है ना, हाउ मेनी अबोव स्टेटमेंट कंपाइलर विल गिव द एरर, आउटपुट आंसर इज 0। एक भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं जिसमें कंपाइलर आपको एरर देगा, क्योंकि ये पहले पॉइंट का आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो मेन मेथड वो किसके लिए स्पेशल होता है, जेवीएम के लिए। कंपाइलर खाली देखेगा सिंटैक्स प्रॉपर है या नहीं। अगर सिंटैक्स प्रॉपर है मतलब हर एक मेथड के पास रिटर्न टाइप होना चाहिए, मेथड का जो नाम है वो वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए, और कोई आर्गुमेंट ले रहा है तो आर्गुमेंट में जो वेरिएबल का नाम है वो वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए। ये कौन चेक करता है, कंपाइलर। वेदर मेथड के पास पब्लिक है, स्टैटिक है, नहीं है, ये कंपाइलर का काम नहीं है। ये स्पेशल किसकी है, जेवीएम की मेथड है, तो जेवीएम देखेगा ये पब्लिक है, स्टैटिक है या नहीं है, और नहीं है तो फिर किसको प्रॉब्लम है, जेवीएम को प्रॉब्लम है। तो चलिए अब देखते हैं जेवीएम को किसमें प्रॉब्लम है। चलिए पहले वाली मेथड कोई प्रॉब्लम है क्या, देखिए पब्लिक स्टैटिक है, ठीक है, ये तीनों आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर मेथड का नाम भी मेन है, और वेरार आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट वन इज परफेक्टली फाइन, जेवीएम को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड वन पब्लिक, देखिए इस पूरे में अगर बात करोगे तो ये तो कोई बात नहीं, अच्छा है, लेकिन स्टैटिक आपने हटा दिया। कभी 5 चेंज में अपन ने ऐसा देखा स्टैटिक हटा सकते हो, नहीं, तो ऑब्वियसली जेबीएम यहाँ पे क्या देने वाला है, एक्सेप्शन। ओके नाउ पब्लिक है, स्टैटिक है, यहाँ तक तो सही है, इसी टाइप पे आप बिल्कुल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन मेथड का नाम भी सही है, लेकिन यहाँ पे जो ये स्ट्रिंग का ऑब्वियसली, जैसे आप सॉरी ये तो स्पेलिंग गलत है, कुछ नहीं, तो यहाँ पे ऑब्वियस स्ट्रिंग है, बैराग आप यूज कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे दैट इज फाइन, कोई इश्यू नहीं, दैट इज जस्टिफाइड। यहाँ पे पब्लिक है, स्टैटिक है, अगेन स्टेप है आपके पास, यूज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। देन मेथड का नाम मेन प्रॉपर है, बट कहीं भी अपन ने ऐसा बोला स्ट्रिंग की जगह अपन इंट लिख सकते, नो, ऑब्वियसली क्या जेवीएम क्या देगा यहाँ पे, एक्सेप्शन, क्योंकि ये वैलिड चेंज नहीं है। जो 5 तरीके के चेंज अपन ने देखे, कहीं पर भी अपन ने ऐसा नहीं बोला कि स्ट्रिंग की जगह आप क्या कर सकते हो, इंट कर सकते हो। तो अगर ऐसा करने की ट्राई करोगे जेवीएम एक्सेप्शन देगा आपको। नेक्स्ट वन पब्लिक है, स्टैटिक है, इस टाइप पे आप कर ही सकते हो, लेकिन हाँ मेन नाम आप चेंज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जेवीएम को कस्टमाइज करना पड़ेगा। तो अभी तो जेवीएम में क्या इंडिकेशन है, उसको कैसी मेन चाहिए, एम स्मॉल, ए स्मॉल, आई स्मॉल एंड एन स्मॉल। आपको पता जावा किस तरीके की लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव, तो ऑब्वियसली ये जेवीएम के स्पेशल मेथड नहीं है। तो जेवीएम क्या देगा, एक्सेप्शन की मेरे को स्पेशल मेथड नहीं मिली, क्योंकि कहीं भी चेंज में अपन ने ये बात नहीं की कि मेन का नाम ऊपर नीचे कर सकते या अपर केस लोअर केस कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, राइट। नेक्स्ट वन स्टैटिक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पब्लिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंक्रोनाइज आप कर ही सकते हो, ऑर्डर किसी का भी कुछ भी लिखो, कोई प्रॉब्लम है नहीं, मॉडिफायर के ऑर्डर में, वॉइड है, ठीक है, मेन नाम है, ठीक है, और ये ऑब्वियसली वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आइडेंटिफायर का नाम है भाई, जो भी आइडेंटिफायर का नाम है वो वैलिड, सॉरी वेरिएबल का नाम है, वैलिड आइडेंटिफायर के अकॉर्डिंग हो सकता है, दैट इज परफेक्टली फाइन। तो अगर क्वेश्चन दूसरा देखे, कितने स्टेटमेंट में जेवीएम एरर देगा, 1 2 एंड 3, टोटल 3 स्टेटमेंट में जेवीएम एरर देगा, बाकी के 3 फर्स्ट वन, थर्ड वन एंड सिक्स्थ वन इज फाइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो दैट इज द सेम, क्या कुछ किस तरीके से आंसर देने की रिक्वायरमेंट है। तो अब देखो यहाँ पे अगर आप एक एक चीज को फील कर पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो ना, तभी ये जो क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ ऑरेकल सर्टिफिकेशन का, तभी आप इसको अटेंड कर सकते हो क्वेश्चन को, सारे पॉइंट पता होंगे तभी ये सही होने वाला है, क्योंकि एक भी पॉइंट पता नहीं होगा तो आप एग्जैक्ट काउंट नहीं बता पाओगे, क्वेश्चन आपका गलत है।
इसीलिए जो एग्जाम है वो टिपिकल कैटेगरी में डाला जाता है, क्योंकि यहाँ पे रट के आपको क्वेश्चन के आंसर दे नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने ये फील किया है कि मेन मेथड हमेशा होती है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे आर्क्स, तो फिर आप इनमें से एक को भी टच नहीं कर सकते, राइट। तो अगर आप समझ रहे हो, प्रॉपर फील कर रहे हो, प्रॉपर आपका वो क्यूरियोसिटी लेवल है, तभी आप उस एग्जाम में कुछ स्कोर कर सकते हो। तो दैट्स व्हाई वो टिपिकल कैटेगरी में डाला जाता है, बट है बिल्कुल सिंपल। अगर आप प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करते हो, प्रॉपर चीजों को रिलेट करते हो, तो दैट इज एक्सट्रीमली सिंपल, बहुत ही सिंपल है, राइट। तो चलिए कुछ लिखिए पहले, उसके बाद और आगे चीजें डिस्कस करते हैं। पहले कुछ लिख लीजिए आप, हेडिंग डालिए मेन मेथड एंड कीप इट मोस्ट इंपोर्टेंट रिगार्डिंग इंटरव्यू। main method main method is a special method. Main method is a special method for JVM, but it is not a special method, but it is not a special method for compiler. Method for compiler. Next, second point. Second point, we can change name of the main method. We can change name of the main method, but for that we need to customize. But for that we need to customize the JVM. But for that we need to customize the JVM. And we need to customize the JVM, and only Oracle has the access. Only Oracle has the access to customize the JVM, and only Oracle has the access to customize the JVM, and only Oracle has the access to customize the JVM. Okay. देन आप नेक्स्ट इस तरीके से लिख लीजिए एक बार पूरा इसका सिंटेक्स, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अभी हम देखेंगे पब्लिक क्या एंड ऑल, ये अपन अभी देखा नहीं, अभी खत्म किया नहीं अपन ने, अभी जस्ट स्टार्ट किया अपन ने। तो यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे आर्क्स, इस तरीके से लिख के फिर आप एक चीज कर सकते हैं, वो ये कि पब्लिक और स्टैटिक पे आप ऐसे एरो लगा के लिख देना, दी ज्यादा मॉडिफायर्स। क्या होता है मॉडिफायर्स, विल डिस्कस लेटर, फाइन। और ये जो आपका वॉइड आपको दिख रहा है, दैट इज रिटर्न टाइप। ये जो मेन आपको दिख रहा है, दैट इज द नेम ऑफ द मेथड। और ये जो आपको स्ट्रिंग एरे ARGS जो दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं अपन कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। क्या होता है वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट फिर आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड या नंबर थर्ड। although main method syntax is very strict, although main method syntax is very strict, syntax is very strict, but still we can perform, some changes. We can perform some changes over the main method, but still we can perform some changes over the main method syntax. Although main method syntax is very strict, but still we can perform some changes
over the main method syntax. Then आप सब हेडिंग डालें, सब हेडिंग लगाए changes in the main method syntax. Changes in the main method syntax. Change in the main method syntax. Okay, लिखिए first one. Modifiers are only used to give indication. Modifiers are only used to give some indications. Modifiers are only used to give some indications. So we can change. Order of modifiers. So we can change order of modifiers. Modifiers are only used to give some indications. So we can change order of modifiers. आप लिख लेना यहाँ पे कि जो ओरिजिनल है वो इस तरीके से है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे args, बट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, स्टैटिक पब्लिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे args. That is fine. Second one, second change. args is a variable name. So instead of args we can use any valid Java identifier. Valid Java identifier का मतलब जो identifier के 6 रूल सेटिस्फाई करता हो. We can use any valid Java identifier. एग्जाम्पल के नाम पे आप ये लिख सकते हो कि ओरिजिनल तो कुछ इस तरीके का है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, लेकिन आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो. दिस इज ऑल्सो फाइन. जैसे यहाँ पे args की जगह मैंने मेरा नाम लिख लिया. दैट इज फाइन. दैट इज द सेकंड वन. Number third, we can use any valid array combination. We can use any valid combination at place of string array. We can use any valid array combination at place of string array. मतलब ये है कि ओरिजिनल तो आपका इस तरीके का है, बट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. आप इसको इन तीन में से कैसे भी लिखे, दैट इज जस्टिफाइड. आप यहाँ पे लगाए इसको या फिर आप यहाँ पे लगाए इसको. Right, number fourth one, we can use vararg. We can use vararg at place of array. We can use vararg at place of array. That means ओरिजिनल तो कुछ इस तरीके का है और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं. Number 5, as per our requirement, we can use following. We can use following 3 more modifiers. We can use following 3 more modifiers on the main method. As per our requirement, we can use following 3 more modifiers on the main method. As per requirement, we can use following 3 more modifiers on the main method. Number first, that is final. Number second, that is synchronized, and number third, that is deductive. Okay, and one more thing, ये सारे के सारे जो है वो लोअर केस में है, क्योंकि ये
मॉडिफायर का नाम है, तो जावा केस सेंसिटिव है, तो फिर सारे लोअर केस है तो लोअर केस ही है, कोई भी आप अपर केस नहीं कर सकते नॉर्मल। देन ये पांचों लिखने के बाद नीचे एक लाइन लिख लेना, दीज आर द एग्जैक्टली 5 चेंजेस, these are the exactly 5 changes, these are the exactly 5 changes that we can perform, these are the exactly 5 changes that we can perform over the main method, that we can perform over the main method, these are the exactly 5 changes that we can perform over the main method. And if we try to perform, and if we try to perform any other change, and if we try to perform any other change, then JVM will give exception, then JVM will give exception. These are exactly 5 changes that we can perform over the main method, and if we try to perform any other change, then JVM will give exception. Okay, and then better कि इन पांचों चेंज को आप रिकॉल कर पाओ उस पर्सपेक्टिव में, आप इस एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को लिख सकते हो, सो दैट आप बेटर तरीके से रिलेट कर पाओगे। तो कीप इट फास्ट, सो दैट आप सारे चेंजेस आप एक ही क्वेश्चन में देख सकते हो कि वेदर क्या क्या चेंजेस है जो आप मेन मेथड पे परफॉर्म कर सकते हो, क्या क्या चेंजेस नहीं कर सकते। तो कंपाइलर किसी में एरर आपको नहीं देने वाला है, तो पहले वाले का आंसर तो 0 है, दूसरे वाले का आंसर 3 है। पहले वाला सही है, जेवीएम कोई एक्सेप्शन नहीं देगा, दूसरे वाला गलत है क्योंकि स्टैटिक नहीं है, तीसरे वाला सही है, कोई दिक्कत नहीं है, चौथे वाला गलत है क्योंकि इंट आर्ग्यूमेंट है, पांचवे वाला गलत है क्योंकि मेन का एम कैपिटल है, और छठे वाला सही है। तो फिर ये तो 3 आपको दिख रहे हैं, नंबर सेकंड, नंबर फोर्थ एंड नंबर फिफ्थ, ये तीनों जेवीएम क्या देने वाला है, एक्सेप्शन देने वाला है आपको।
ओके ओके, आई बिलीव आपने लिख लिया होगा इसको। तो फिर अभी अपने को ये डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट है कि जो भी मेन मेथड का सिंटेक्स है, लाइक पब्लिक स्टैटिक, जो चेंज अपन नहीं कर सकते, जैसे इस सिंटेक्स में अपन क्या चेंज नहीं कर सकते, अगर अपन बात करें तो मान लो अगर ये सिंटेक्स अपने पास है, फाइन, तो उसमें क्या चेंजेस अपन नहीं कर सकते, जो चेंजेस कर सकते वो तो अपन ने डिस्कस कर लिया, बट क्या चेंजेस नहीं कर सकते, अपन पब्लिक नहीं हटा सकते, अपन स्टैटिक नहीं हटा सकते। इसका मतलब पब्लिक कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा होगा जिससे इसको हटाने से क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। अपन स्टैटिक नहीं हटा सकते, मतलब स्टैटिक कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा होगा जिससे इसको हटाने में क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। देखिए जब हमने बात की थी, ये क्या है, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप मतलब क्या होता है एक्चुअली, जो भी जिस तरीके की वैल्यू रिटर्न करेगा उसका टाइप आपको कहाँ पे लिखना पड़ेगा, रिटर्न टाइप में। और कुछ भी रिटर्न नहीं करता तो क्या लिखते हैं, वॉइड। सवाल ये है मेन मेथड ये हमेशा कुछ भी रिटर्न क्यों नहीं करता है, राइट? ये क्या कुछ रिटर्न कर सकता था, या रिटर्न नहीं करने से क्या बेनिफिट है या क्या डिसएडवांटेज है, वो अपन बात करेंगे। तो ये 3 पॉइंट खास करके अपने को अभी डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट है पब्लिक स्टैटिक और वॉइड के रिगार्डिंग। तो उससे पहले मैं आपको बताता हूं एक्चुअली कि जैसे सपोज कैसे आपको ले जाना है सामने वाले इंटरव्यूअर को, ताकि वो ये जान पाए कि आप लिटरली एक्सपर्ट हो इस एरिया में और या पूरा आपका इंटरव्यू मेन मेथड में चल सके। एक्चुअली देखो, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय मेन मेथड, फाइन, अब अगर आपका आंसर इस तरीके से होता है कि लेट्स से जावा का प्रोग्राम हमेशा मेन से चलेगा, ठीक है, अभी मैंने इसका आंसर आपको नहीं दिया कि जावा का प्रोग्राम हमेशा कहां से चलेगा, मेन से। अभी तक अपन ने भी ऐसा ही बात की, बट ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। इसको अपन बात करेंगे विद प्रूफ, में आपको बताऊंगा कि जावा का प्रोग्राम हमेशा मेन से नहीं चलता है। तो ऐसे तो बात करनी ही नहीं है कि आपसे पूछा जाए कि मेन मेथड क्या होता है, आप बोल रहे हो जावा का प्रोग्राम हमेशा मेन से चलता है, बिकॉज़ दिस इज रॉन्ग। तो बजाय कि ऐसे आंसर करो कि मेन मेथड हमेशा चाहिए जावा के प्रोग्राम में, तो ऑब्वियसली सामने वाले के पास कोई स्कोप होगा नहीं। आपसे पहले जितने लोगों ने आंसर किया आप भी उसी तरीके से कर रहे हो, डेफिनेटली अगला क्वेश्चन वो चेंज करने वाला है। बट आपको किस तरीके से आंसर करने की रिक्वायरमेंट, अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज मेन मेथड, आप आंसर कर सकते हो। ऑब्वियसली मेन मेथड क्या होता है, तो आप इस तरीके से आंसर करें, मेन मेथड इज एन स्पेशल मेथड फॉर जेवीएम, it will be automatically called by JVM, right? Although main method syntax is very strict, that is public static void main string array args, but still we can perform some changes in the syntax. तो अब 100% अगला क्वेश्चन आपके पास आने वाला है, क्या क्या चेंजेस आप परफॉर्म कर सकते हो। तो फिर देयर आर एग्जैक्टली 5 चेंजेस that I can perform over the main method syntax. First of all, modifiers are only used to give indications, so I can interchange the order, right? Second thing is, in the syntax, args is a variable name, so I can use any valid Java identifier. Third thing is, string is an array, so I can use any array combination. Fourth thing is, I can use vararg instead of array. And fifth thing is, there are 3 more modifiers that I can use as per our requirement on the main method, and that is final, synchronize and stw. अब यहां से कितने क्वेश्चन आप रेज कर रहे हो, पहली बात तो मॉडिफायर्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चन वो पहले पॉइंट से आपसे पूछ सकता है। दूसरा, आप खुद के लिए क्वेश्चन जनरेट कर रहे हो, फाइनल क्या होता है, सिंक्रोनाइज क्या होता है, स्टेप क्या होता है। तीसरा, आप खुद के लिए क्वेश्चन जनरेट कर रहे हो कि वैराग क्या होता है, क्योंकि आपने ये भी पॉइंट मेंशन किया कि यहाँ पे एरे की जगह आप क्या यूज कर सकते हो, वैराग। चौथा, आप खुद के लिए ये भी क्वेश्चन रेज कर रहे हो कि ARGS मतलब वैलिड जावा आइडेंटिफायर, तो वैलिड जावा आइडेंटिफायर का मतलब क्या है, आइडेंटिफायर के कौन से रूल है। तो जस्ट एक क्वेश्चन पे आपने कम से कम 5-6 क्वेश्चन और रेज कर लिए। अब फर्दर पूरा गेम इसी पे चलता जाएगा। तो खाली एक आप वेट करिए कि सामने वाला इंटरव्यू आपका स्टार्ट करे कि व्हाट इज मेन मेथड, और उसके बाद मुझे लगता नहीं है आप अगर कैपेबल हो कि किस तरीके से आंसर देना है, तो ये यहाँ से कहीं और जा सकता है। देयर इज नो चांस एट ऑल, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो, बट इनफैक्ट आंसर आपको किस तरीके से देने की रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट? तो नाउ आई थिंक आपको पता है आंसर किस तरीके से देना है। अभी डिस्कशन अपना खत्म नहीं हुआ है, अभी पहले तो अपन इन 3 पे बात करेंगे, और उसके बाद में एक सबसे बड़ा जो एक्चुअली मिथ चलता है कि जावा का प्रोग्राम हमेशा मेन मेथड से चलना स्टार्ट होता है, इसको अपन नेग्लेक्ट करेंगे कि ऐसा है नहीं। विद प्रैक्टिकल प्रूफ अपन ये देखने वाले हैं, राइट? चलिए फिर मुझे लगता है कि इतना टाइम अपने पास अभी है नहीं, तो अपन इसको डिस्कस करेंगे इन सारे पॉइंट्स को, कल की सेशन में अपन इसको फिनिशिंग टच देंगे, जिसके बाद एक भी क्वेश्चन ऐसा होगा नहीं जिसका आंसर आपके पास नहीं हो, नो मैटर आप ऑरेकल सर्टिफिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो या किसी भी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। फर्दर कल ओपन सेशन का लास्ट सेशन होगा, आई थिंक आप ऑलरेडी अवेयर हो, और संडे को आपका एग्जाम होगा, मंडे ऑनवर्ड्स आपका इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो इसके रिगार्डिंग, एग्जाम और इंटरव्यू के रिगार्डिंग जो भी इंस्ट्रक्शन है वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप इंस्ट्रक्शन केयरफुली फॉलो करिए सो दैट फर्दर अपन मिल सके। सो कल अपन मिलते हैं लास्ट सेशन और इस पर डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग मेन मेथड, राइट? ओके, दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच।